साथियों नमस्ते, स्वागत अभिनंदन आप सभी का मैया पाठशाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपने एसएसटी के अंतर्गत आज जो एमसीक्यू बैच है उसको अपन विधिवत रूप से प्रारंभ कर रहे हैं और टॉपिक पहले ही आपको डिक्लेयर कर दिया गया था कि पहली जो क्लास रहेगी वो एसएसटी के अंतर्गत हिस्ट्री की रहेगी। इंडिया हिस्ट्री के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे आज, और पहला टॉपिक रहेगा आपके भारत की सभ्यताएं। और भारत की सभ्यताओं के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे अपन? भारत की सभ्यताओं के अंतर्गत पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता और उसके एमसीक्यूज के बारे में पढ़ेंगे अपन। साथियों, तो एक बार हम सबसे बता दीजिएगा मुझे ऑडियो वीडियो प्रॉपर क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, एक बार बता दीजिएगा मुझे। थोड़ा लेट हुए हैं, कोई बात नहीं, एक सिलेबस डिस्कशन से संबंधित क्लास थी पहले, तो अब अपन कंटिन्यू करेंगे। जी गुड इवनिंग योगेश जी, नमस्ते। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की मैं बात करता हूं तो ये आपके रीट के अंतर्गत भी आती है और सेकंड ग्रेड में भी आती है, और उसके साथ साथ में स्कूल व्याख्याता अगर आप इतिहास से तैयारी करते हो तो वहां भी आपके सिंधु घाटी सभ्यता है वो पाठ्यक्रम में दे रखी है। दो क्लासों में पढ़ेंगे अपन। आज पढ़ेंगे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज और उसके बाद में कल भी एक बड़ी क्लास है वो इसी से संबंधित रहेगी। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर आ रही है आवाज? चलिएगा, हिस्ट्री एमसीक्यू बैच के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे अपन। देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस युग की सभ्यता है? पहली चीज तो ये क्लियर कर लो कि सभ्यता है ना, ध्यान रखना, नदी घाटियों को, नदी घाटियों को सभ्यता का पालना ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पालना ग्रह कहा जाता है। ठीक है, पालना ग्रह कहा जाता है, ऐसा किसने कहा है? तो ये भी आप क्लियर कर लीजिएगा कि ये स्टेटमेंट किसका है, कि ये विल ड्यूरेंट का स्टेटमेंट है। किसका है? विल ड्यूरेंट के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था कि नदी घाटियां हैं वो सभ्यताओं का पालना ग्रह। मैंने ये परिभाषा आपको क्यों बताई है, उसके पीछे कारण है। दुनिया की जितनी भी सभ्यताएं हैं आप देखोगे वो सारी की सारी किसी ना किसी नदी के किनारे स्थित है या उस नदी की घाटियों के मध्य स्थित है। यानी कि जल एक महत्वपूर्ण आवश्यक घटक था लोगों के रहने के लिए। नदियों का प्रयोग होता था तीन रूप में, देख सकते हैं अपन। एक तो पेयजल के रूप में तो इसका प्रयोग होता ही था, उसके साथ साथ में परिवहन के रूप में भी नदियों का बहुत ज्यादा महत्व था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता है वो पूरी की पूरी नगरीय सभ्यता थी, व्यापार प्रधान सभ्यता थी, और व्यापार की गतिविधियों के लिए वो नदियों का प्रयोग करते थे। क्लियर है ये चीज? फिर प्रश्न पूछा है कि ये सभ्यता है वो किस युग के अंतर्गत आती है। इतिहास जब अपन पढ़ते हैं तो यहां आप देखते हो कि सेकंड ग्रेड और जो आपके रीट का बैच है, देखा जाए तो सिलेबस है, उसके अंतर्गत केवल और केवल आपके हिस्ट्री में आद्य ऐतिहासिक युग से शुरुआत की गई है। यानी कि आद्य ऐतिहासिक युग पढ़ना है अपने को, और उसके साथ साथ में ऐतिहासिक युग पढ़ना है अपने को। प्राग ऐतिहासिक युग है वो पाठ्यक्रम में नहीं है आपके, तो वहां अपन चर्चा ही नहीं करेंगे। यहां पूछा कि सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है? क्या वो ताम्र युग के अंतर्गत आती है, लोहे युग के अंतर्गत आती है, पाषाण युग में आती है या कांस्य युग में? तो अपने को बताया कि साहब सिंधु घाटी सभ्यता वो पूरी की पूरी क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सी है? पूरी की पूरी कांस्य युगीन। हालांकि अगर कांस्य युगीन यहां ऑप्शन में नहीं रहता तो अपन ताम्र युगीन भी करके आ सकते थे। कांस्य युगीन अगर ऑप्शन में नहीं रहता ना तो अपन ताम्र युगीन करके आते थे, लेकिन यहां स्पेशली इन्होंने कांस्य युग दे रखा है, तो अपने को क्या करना है? कांस्य युगीन सभ्यता। दुनिया की तीन कांस्य युगीन सभ्यताएं अपने को याद रखनी है, जिसमें एक तो आती है आपके सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एक मेसोपोटामिया की सभ्यता आती है और एक मिस्र की सभ्यता आती है। ये तीनों सभ्यताएं हैं वो कांस्य युगीन सभ्यताएं हैं। इन कांस्य युगीन सभ्यताओं में भी सबसे प्राचीन सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता को मानते हैं, जो दजला और फरात नदियों के किनारे विकसित रही थी। कांस्य युगीन सभ्यताओं की मैं बात करता हूं साथियों, तो तीन कांस्य युगीन सभ्यताएं। कितनी है? तीन है। पहली कौन सी है? तो अपने को ध्यान रखना है कि साहब पहली है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो किन नदियों के किनारे? तो अपने को याद रखना है कि दजला और फरात नदियों के किनारे, दजला और फरात नदियों के किनारे। उसके बाद में दूसरी कांस्य युगीन सभ्यता की मैं बात करता हूं तो मिस्र की सभ्यता आती है। कौन सी आती है? मिस्र की सभ्यता। ये भी कांस्य युग के अंतर्गत आती है, और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो साहब ये नील नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? नील नदी के किनारे स्थित है। तीसरी सभ्यताओं के अंतर्गत कौन सी आती है? तो तीसरी आती है साहब सिंधु सभ्यता। कौन सी सभ्यता?
सिंधु सभ्यता, आप इसको हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हो, और मुख्यतः सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों की घाटियों में यह विस्तृत है और इसी वजह से इसको नाम दिया गया सिंधु सभ्यता। क्लियर हो जाता है ये पूरा का पूरा कंसेप्ट। आपका कोई भी प्रश्न हो किसी प्रकार का, तो वो भी बेझिझक मन और मस्तिष्क में इस टॉपिक से संबंधित कोई प्रश्न बने आपके, तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो यहां ये क्लियर हो जाता है कांस्ययुगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी है, वो तांबे के साथ में टीन को मिलाकर के कांसे का निर्माण करते थे। ये सभ्यता कांस्य युग के अंतर्गत भी आती है। किसके अंतर्गत आती है? कांस्य युग के अंतर्गत आती है, और यहां मैंने कांस्य युग लिया है। मैंने आपको एक चीज कही थी कि अगर कांस्य युग ऑप्शन में नहीं होता तो अपन ताम्र युग भी कर सकते थे। तो क्या कर सकते थे? ताम्र युग कर सकते थे, लेकिन यहां कांस्य ऑप्शन में दे रखा है, तो यहां क्लियर हो जाएगा कि ये किस कालखंड के अंतर्गत आएगी? कांस्य युग के अंतर्गत आएगी। इसे विश्व की तीसरी कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। विश्व की तीसरी कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। पहली दो कौन सी है कि साहब? पहली दो के अंतर्गत एक तो मेसोपोटामिया आती है और दूसरी कौन सी आती है? मिस्र की सभ्यता आती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता वो दजला और फरात नदियों के किनारे विकसित रही थी, और मिस्र की सभ्यता वो नील नदी के किनारे विकसित रही थी। क्लियर है? आगे बढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला उत्खनित स्थल है वो कौन सा था? कि सर इतने इजी सवाल आएंगे क्या? नहीं आएंगे भैया, लेकिन ये जब भी आप पढ़ाने जाते हो तो वो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं ना अपने, ये वो प्रस्तावना प्रश्न है। पूर्व ज्ञान से जोड़ करके नए ज्ञान की ओर अपन अग्रसित हो रहे हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले उत्खनित स्थल कौन सा था? कि साहब सबसे पहले उत्खनन है वो किसका किया गया था? हड़प्पा का किया गया था। किसका किया गया? हड़प्पा का किया गया। और हड़प्पा की मैं बात करता हूं तो हड़प्पा की खोज है वो कब हुई थी? 1921 के अंदर इसकी खोज हुई थी। 1921 में इसकी खोज हुई थी। और खोज करने वाले कौन थे? तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि साहब राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसको खोजा था। हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भी अपने को याद रखना है कि साहब ये रावी नदी के किनारे स्थित है। कहां पड़ता है? कि साहब वर्तमान में हड़प्पा है वो किस देश में पड़ेगा? कि साहब पाकिस्तान में पड़ेगा। कहां पड़ेगा? पाकिस्तान में। कि सर इसके अलावा और भी बहुत सारे तथ्य हैं, ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा के उपनाम से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। हड़प्पा के उपनाम की मैं बात करता हूं तो एक तो अपने को याद रखना है कि सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर, सॉरी अर्ध औद्योगिक नगर। कौन सा नगर है? अर्ध औद्योगिक नगर। किसका है? सिंधु सभ्यता का। जी गुड इवनिंग, नमस्ते। देखिएगा उपनाम की मैं बात करता हूं तो अर्ध औद्योगिक नगर कहते हैं इसको। अर्ध औद्योगिक नगर इसको कहा जाता है। औद्योगिक नगर का दर्जा है वो किसको प्राप्त है? तो लोथल और चहुंदड़ो को प्राप्त है। यह अर्ध औद्योगिक नगर है। इसके अलावा इसको क्या कहते हैं? तोरण द्वारों का नगर कहा जाता है। तोरण द्वारों का नगर है वो इसको कहा जाता है, ठीक है। कि सर यहां से तो सवाल आए या नहीं आए, लेकिन जहां से बन सकता है वो तथ्य याद रखिएगा इंपोर्टेंट करके। ऋग्वेद में उल्लेखित हरियूपिया का संबंध किससे किया जाता है? ऋग्वेद में उल्लेखित हरियूपिया का संबंध किसके साथ में किया जाता है? तो हरियूपिया का संबंध किससे है? हड़प्पा से है। यह अच्छी तरीके से अपने को ध्यान रखना। ऋग्वेद में जो हरियूपिया शब्द काम में लिया गया है वो किसके लिए काम में लिया गया? यह हड़प्पा के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। क्लियर हो जाता है यहां तक। अब आगे हड़प्पा से संबंधित और महत्वपूर्ण पुरातात्विक अवशेष है, जैसे जैसे प्रश्न आएंगे वो अपने क्लियर होता जाएगा, ठीक है। सबसे पहले खोजा राय बहादुर दयाराम साहनी ने, ठीक है। रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है ये। उपनाम अर्ध औद्योगिक नगर कहते हैं इसको, तोरण द्वारों का नगर भी कहते हैं। और ऋग्वेद में उल्लेखित जो हरियूपिया शब्द है उसका साम्य किससे किया जाता है? हड़प्पा से किया जाता है। इस सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा है? हड़प्पा है। ध्यान रखिएगा, इस सभ्यता की ओर सर्वप्रथम दुनिया का ध्यान आकर्षण जिस व्यक्ति ने करवाया था उसका नाम चार्ल्स मैसन था। यह भी आपको इंपोर्टेंट करके यहां लिखना है। सिंधु सभ्यता की ओर सर्वप्रथम ध्यानाकर्षण किसने किया था? किस व्यक्ति के द्वारा यह बताया गया कि साहब इस क्षेत्र में एक सभ्यता अस्तित्व में रही थी? तो वो व्यक्ति था 1826 में चार्ल्स मैसन। कौन था? चार्ल्स मैसन, ठीक है। चार्ल्स मैसन के बाद में हड़प्पा कौन गया था? कि साहब उसके बाद में अलेक्जेंडर कनिंघम गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम दो बार गया था, लेकिन उसने उस समय ना तो उसके पास में उतनी पावर थी, उतनी शक्तियां नहीं थी उसके पास में। एक नाम मात्र का विभाग के रूप में स्थापित कर दिया गया था 1861 में। लेकिन उससे पहले
उससे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम है, वो अपनी खुद की निजी पुरातात्विक वस्तुओं में रुचि की वजह से हड़प्पा के टीलों की यात्रा करके आ गया था। क्लियर हो जाता है ये कंसेप्ट जी। सरवण राम जी नमस्ते सर, इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट कर दो ना, अंकुर जी कह रहे हैं। जी अंकुर जी, सारी क्लासें हैं वो विधिवत रूप से आपकी स्टार्ट हो जाएगी, आप जुड़े रहिएगा। पहली क्लास आपको मिली है, सारी क्लासें आपको मिलेगी। सन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के मोंटेगोमरी जिले में रावी नदी के कौन से किनारे, बाएं किनारे पर इस स्थल की खोज की। सर्वप्रथम उत्खनित स्थल होने के कारण ही इस सभ्यता का नामकरण क्या किया गया, हड़प्पा सभ्यता किया गया। हालांकि सिंधु नदी के आसपास अधिकांश स्थल खोजे जाने के कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसके 3-4 नाम मिलते हैं। एक तो सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे इस सभ्यता के अधिकांश स्थल खोजे गए थे, इस वजह से इसको सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं कि इतिहास में यह धारणा रही है, पुरातात्विक हिस्ट्री में यह धारणा रहती है कि जिस स्थल की सबसे पहले खोज होती है उस स्थल के नाम से उस सभ्यता का नामकरण किया जाता है। तो सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था, हड़प्पा था, उस आधार पर इसका नामकरण हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया। इसे भारत की पहली कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं क्योंकि सबसे पहले वृहद स्तर पर कांसे से निर्मित उपकरण है वो अपने को इन्हीं स्थलों से प्राप्त होते हैं, इस वजह से इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। एक सवाल और बनता है कि इसे सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया था। तो सर्वप्रथम इसको सिंधु सभ्यता नाम है वो सर जॉन मॉर्सल के द्वारा दिया गया था 1824 के अंदर। लंदन से एक समाचार पत्र प्रकाशित होता है, साप्ताहिक समाचार पत्र होने की वजह से उसको लंदन वीकली भी कहते हैं, और वैसे उसका नाम है द इलेक्टेड जनरल। और उसमें इन्होंने एक लेख प्रकाशित किया था और उस लेख के अंदर इन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत में किसी समय विकसित रही, किसी समय का मतलब क्या हो जाता है कि आज से लगभग 4500 साल पहले विकसित रही इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम है वो सर जॉन मॉर्सल के द्वारा दिया गया। क्लियर। हड़प्पा के उत्खनन से 2 प्रमुख पुरातत्ववेत्ता एमएस वत्स और मार्टिमर व्हीलर भी संबंधित है, यह भी ध्यान रखना। आजकल सवाल है वो इस प्रकार के पूछे जाते हैं, इस प्रकार के सवाल भी पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा पुरातत्वविद है जो हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो अपने को ध्यान रखना है कि साहब राय बहादुर दयाराम साहनी है, उसके बाद में एमएस वत्स भी है और इसके साथ में मार्टिमर व्हीलर भी है। मार्टिमर व्हीलर से इंपोर्टेंट याद रखिएगा, इंपोर्टेंट करके याद रखना इसको। स्वतंत्रता के समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिर्देशक थे। कौन थे? मार्टिमर व्हीलर थे। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो जाता है यहां पे। फिर आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कितने स्थल खोजे जा चुके हैं। देखो वर्तमान में लगभग 1600 प्लस स्थलों की खोज हो चुकी है, लेकिन अभी तक अपने किताबों में कितने चल रहे हैं, तो किताबों में 1500 के आसपास में चल रहे हैं। कितने चल रहे हैं? 1500 के आसपास में। इस सभ्यता की मैं बात करता हूं तो इस सभ्यता का प्रसार है वो 3 देशों में हुआ है। कौन से 3 देश हैं? सबसे पहले देखिएगा इस सभ्यता के प्रारंभिक और बड़े स्थल कहां मिले। प्रारंभिक और बड़े स्थल है वो किस देश में है? तो साहब वो है पाकिस्तान। प्रारंभिक और बड़े स्थल कहां है? पाकिस्तान। ठीक है, और उसके बाद में सर्वाधिक स्थल कहां मिले? इस सभ्यता के जुड़े हुए सर्वाधिक स्थल अपने को कहां से प्राप्त हुए? तो सर्वाधिक स्थल है वो भारत में मिले। ठीक है, इसके अलावा एक देश और है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से भी इस सभ्यता के 2 स्थल अपने को प्राप्त हुए थे। और 2 स्थल कौन कौन से हैं? तो अच्छी तरीके से याद रखना। एक तो स्थान है सुरतगई। कौन सा स्थान है? सुरतगई। और दूसरा कौन सा है कि सर? दूसरा है मुंडी काक। ये 2 कहां है? अफगानिस्तान में। सुरतगई इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है वो भी मैं आपको लिखा देता हूं। सुरतगई की मैं बात करता हूं तो ये क्यों इंपोर्टेंट है तो ध्यान दीजिएगा। एक तो कृत्रिम नहरों के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए। इसके अलावा पोप ग्रेगरी पोस्कल ने इस सभ्यता का जी विराट सैनी जी हनुमानगढ़ से स्वागत है आपका। चलिएगा,
पोप ग्रेगरी पोस्कल है। इसने क्या किया था, इसने जब इस सभ्यता के छोरों का निर्धारण किया था, तो जनरली अपन पढ़ते हैं कि इस सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर है वो मांडा है, लेकिन पोप ग्रेगरी पोस्कल के अनुसार इस सभ्यता का उत्तरी छोर कौन सा है, सुर्तगई। कौन सा है, सुर्तगई। उसके बाद प्रारंभिक और बड़े स्थल कहां मिले, पाकिस्तान में, और सर्वाधिक स्थल कहां मिले, भारत में। और पूछ ले कि भारत में भी सर्वाधिक किस राज्य के अंदर मिले, तो भारत में ही सर्वाधिक कौन से राज्य में मिले, गुजरात में मिले। कौन से में, गुजरात में मिले थे। क्लियर है। तो ये इस सभ्यता से जुड़े हुए स्थलों के बारे में जानकारी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अब तक लगभग 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं। इनमें से 900 स्थल भारत में और 600 के आसपास में पाकिस्तान में, और 2 स्थान कहां है, 2 अफगानिस्तान में। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है। अब आप इसका उत्तर दीजिएगा मुझे, कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है। सवाल आपसे क्या पूछा गया है, सिंधु सभ्यता के स्थल दे रखे हैं, इसका उत्तरी दिशा क्या मांडा है, दक्षिणी दिशा दैमामाबाद है, पूर्व दिशा आलमगीरपुर है, और पश्चिमी दिशा मोहनजोदड़ो है। क्या है, क्या मोहनजोदड़ो नहीं है साहब, ये तो बहुत इजी सवाल है। पश्चिमी दिशा कौन सी है, पश्चिमी दिशा का जो स्थान है वो कौन सा है, तो वो है सुतका गेंडोर। कौन सा है, सुतका गेंडोर। ठीक है, ये है सुतका गेंडोर, अपने को अच्छी तरीके से याद रखना है, मोहनजोदड़ो नहीं। फिर मैं बात करता हूं, ये जो सुतका गेंडोर है, क्या आगे सारणी बनाई है क्या भैया ने, हाँ बनाई है। ये देखिए, ये जो सुतका गेंडोर की मैं बात करता हूं, तो ये इसका सबसे पश्चिमी छोर है। और अगर इनके खोजकर्ताओं से संबंधित सवाल भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, मांडा की मैं बात करता हूं, तो मांडा का खोजकर्ता कौन था, खोजकर्ता कौन था, कि सर इसकी खोज की थी जगपति जोशी ने, जगपति जोशी ने। उसके बाद दैमामाबाद की मैं बात करता हूं, तो एजे शैली, एजी शैली का नाम आता है। और इनके साथ में एमएन देश पांडे का नाम भी आता है, एमएन देश पांडे का नाम आता है। और आलमगीरपुर की बात करता हूं, तो यहां यज्ञदत्त शर्मा गए थे, यज्ञदत्त शर्मा गए थे। और ये जो यज्ञदत्त शर्मा है वो भारत सेवक समाज से जुड़े हुए थे, भारत सेवक समाज से जुड़े हुए थे। और ये जो भारत सेवक समाज है, शायद अभी फर्स्ट ग्रेड में सवाल आया था, 1904 के अंदर इस संस्था की स्थापना की थी वीडी सावरकर ने, वीडी सावरकर के द्वारा इस संस्था की स्थापना की गई थी। और वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। किसने कहा था, वीडी सावरकर ने जी। और सुतका गेंडोर की बात करता हूं, तो सुतका गेंडोर की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, आरएल स्टाइन के द्वारा सुतका गेंडोर की खोज की गई थी। ये चीज आपको ध्यान रखनी। तो यहां असुम्मिलित कौन सा था, डी असुम्मिलित। अब इसकी व्याख्या देखिए, इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु है वो सुतका गेंडोर है, और ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है, जम्मू कश्मीर में यह पड़ता है। दैमामाबाद परवरा नदी के किनारे स्थित है, महाराष्ट्र में। और अगर वहां परवरा ऑप्शन में नहीं आए तो आप क्या करके आओगे, तो गोदावरी करके आना। परवरा नहीं आए तो क्या करके आओगे, गोदावरी। गोदावरी की सहायक नदी है परवरा। आलमगीरपुर हिंड नदी के किनारे स्थित है उत्तर प्रदेश में, और पश्चिमी क्षेत्र है वो सुतका गेंडोर है, द्वासक नदी के किनारे स्थित है बलूचिस्तान में। और सर द्वासक नहीं आया तो क्या करके आएंगे, तो मकरान तट आएगा। क्या कौन सा तट आएगा, मकरान तट। तो ये इस सभ्यता का विस्तार है। ठीक है, और लगभग ये बताया जाता है कि 14 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इस सभ्यता का विस्तार रहा है। लगभग 14 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इस सभ्यता का विस्तार रहा है। यह चीज अपने को ध्यान रखनी। सिंधु घाटी के निम्नलिखित में से किस स्थल की खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। उस व्यक्ति का, उस स्थल का चुनाव करना है जिसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, राखलदास बनर्जी के द्वारा जिसकी खोज की गई थी। और वो स्थल कौन सा है, कि सर वो स्थल देखिए, आलमगीरपुर की मैं बात करता हूं तो इसकी तो खोज किसके द्वारा की गई, आलमगीरपुर की मैं बात करता हूं तो आलमगीरपुर की खोज है वो 1958 में हुई थी। और किसने की थी, तो ये अपने को पता है, अभी मैंने बताया था आपको, यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, यज्ञदत्त शर्मा। उसके बाद हड़प्पा की मैं बात करता हूं तो हड़प्पा की खोज कब की गई थी, 1921 में की गई थी। और किसने की थी, तो साहब राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ठीक है, फिर पूछ ले कि लोथल की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो लोथल की खोज है वो लगभग 1954-55 समथिंग लिखा हुआ रहता है, और सीनियर रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, सीनियर रंगनाथ
रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? तो 1922-23 के अंदर मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। और ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी राखलदास बैनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? राखलदास बैनर्जी के द्वारा। इसके अलावा नदियां भी याद रखो। आलमगीरपुर की बात करता हूं तो ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो अपने को ध्यान रखना कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? हिंडन। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो अपने को ध्यान रखना कि साहब रावी नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? कि साहब लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? भोगवा। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? कि सर मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। क्लियर हो जाता है। अब खोज किसके द्वारा की गई थी? तो राखलदास बैनर्जी के द्वारा की गई थी। और किस स्थल की खोज की गई थी? मोहनजोदड़ो की गई थी। तो डी ऑप्शन क्या रहेगा अपने? सही रहेगा। उत्तर भी आनो चावर है, साथ साथ में उत्तर भी दो। ठीक है, क्लास आप देख रहे हो तो साथ साथ में उत्तर भी दीजिएगा। अभी तो ये बहुत इजी सवाल मैंने आपके सामने रखे। आगे बढ़िए। मोहनजोदड़ो क्लियर कर लो इसको। सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के कौन से तट पर स्थित है? दाएं तट पर स्थित है। 1922-23 में राखलदास बैनर्जी ने खोजा था। उत्खनन की मैं बात करता हूं तो ध्यान रखिएगा 1922 से 1927 तक यहां राखलदास बैनर्जी, मार्शल और उनके साथियों ने यहां उत्खनन किया था। कहां? मोहनजोदड़ो। मार्शल क्या है यहां पे? ध्यान रखिएगा, तत्कालीन भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिर्देशक है। तत्कालीन भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिर्देशक है। उसके बाद में 1927 से 1931 तक यहां उत्खनन किसने किया था? तो जे.एच. मेके ने किया। किसने? जे.एच. मेके ने। 1963 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय है अमेरिका के पुरातत्वविद जे.एफ. डेल्स के द्वारा भी यहां उत्खनन किया गया था। ध्यान रखिएगा साथियों, आजकल प्रश्न है वो बड़े स्तरीय पूछे जा रहे, केवल खोजकर्ता तक नहीं रहना है अपने को, क्योंकि प्रश्न तो एक ही आएगा, लेकिन वो प्रश्न भी कई बार इस प्रकार से आ जाता है कि अपन इस कॉन्फिडेंस में जाते हैं कि ये यूनिट तो मेरी तैयार है, इससे आया हुआ सवाल गलत नहीं होगा, और वो गलत करके आ जाते हैं। क्योंकि प्रश्न आजकल एडवांस पूछे जाते हैं। यहां से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा पुरातत्वविद मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। जैसे कालीबंगा वाला सवाल है, मैंने कहीं एग्जाम में देखा है वो प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है कि कौन सा पुरातत्वविद कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। हालांकि 2022 में ये सवाल आया था, उस समय मैंने स्कूल व्याख्याता का जो बेस था उसमें पढ़ाया था ये चीज पढ़ाई थी। वो एज इट एक तो कालीबंगा के स्तर वाला प्रश्न भी पूछा गया था उसमें, वो भी मैंने बाद में प्रूफ सहित बताया था कि ये देख लीजिएगा 5 बताए थे। बहुत सारे साथी उस समय कह रहे थे ना सर 3 स्तर में कालीबंगा का उत्खनन हुआ था। तो आजकल प्रश्नों का स्तर है वो किसी भी सब्जेक्ट में देख लीजिएगा, प्रश्न बड़े स्तरीय पूछे जा रहे हैं। हल्के में कतई नहीं लेना किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को। ठीक है, जब पढ़ ही रहे हैं अपन, वो कहते हैं ना कि जिंदगी जब जलेबी की तरह उलझ ही गई है तो फिर क्यों ना चाशनी में डूब करके इसका मजा लिया जाए। ठीक है, तो यहां अपने को ध्यान रखना है कि उत्खननकर्ता कौन है, खोजकर्ता कौन है, इसके बाद में और किसने उत्खनन किया। जब राखलदास बैनर्जी, मार्शल और इनके सहयोगी है वो तो 1922 से 27 तक उत्खनन कर रहे, उसके बाद में 27 से 31 तक जे.एच. मेके कर रहे हैं, और उसके बाद में 1963 में कौन आ रहे हैं? जे.एफ. डेल्स है वो उत्खनन करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। मोहनजोदड़ो देखने में आध्यात्मिक नगर जैसा प्रतीत होता है। देखने में किस प्रकार से अपने को प्रतीत होता है? आध्यात्मिक नगर जैसा प्रतीत होता है। वॉल्टर फायर सर्विस ने इसे आनुष्ठानिक केंद्र कहा। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है, और इसका नगर है वो कच्ची ईंटों के चबूतरों पर निर्मित है। ये चबूतरे शब्द पकड़ लीजिएगा, यहां से सवाल आ चुका है, यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस सैंधव स्थल से प्रारंभिक ईंटों से बने हुए चबूतरों के साक्ष्य मिले जो मूर्ति पूजा का संकेत दे रहे हैं। जहां नाग पूजा के साक्ष्य मिल रहे हैं तो वो मोहनजोदड़ो है। कौन सा स्थान है? सिंध का आध्यात्मिक नगर इसको कहते हैं। सिंध का आध्यात्मिक नगर इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब यहां उत्खनन करने के लिए गए थे पुरातत्वविद, तो उनको ये एक प्रकार से आध्यात्मिक नगर की तरह दिखाई दिया था, इस वजह से
इन्होंने इसको नाम दे दिया कि ये हो सकता है कि सभ्यता का कोई आध्यात्मिक केंद्र रहा हो, क्योंकि यहां से अपने को एक बहुत बड़े स्नानागार के साक्ष्य मिल रहे हैं। जैसे आज वर्तमान में अपने पुष्कर का जिस प्रकार से एक धार्मिक तीर्थ स्थल के रूप में महत्व है, उससे उसी प्रकार का एक स्नानागार वहां मिला था। तो वो कहीं ना कहीं धार्मिक किसी गतिविधि का संकेत करता है अपने को, ठीक है। आनुष्ठानिक केंद्र किसने कहा था? वाल्टर फेयर सर्विस ने कहा था। इसके अलावा और कौन से नाम है? सिंधी भाषा में इसे मुआबट या मृतकों का टीला कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले अपने को, इंपोर्टेंट करके याद रखना। मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के साक्ष्य, कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं, नहीं मिले हैं। ये अच्छी तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। स्तूपों का शहर इसको कहते हैं। स्तूपों का शहर क्यों कहते हैं अपन, तो ये भी क्लियर कर लो। कनिष्क के काल में निर्मित एक स्तूप के अवशेष यहां से प्राप्त हुए। कनिष्क के काल में निर्मित स्तूप के साक्ष्य वो अपने को यहां से प्राप्त हुए। रेगिस्तान का बगीचा या सिंध का बाग इसको कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है कि साहब मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ये चारों नाम अपने को अच्छी तरीके से याद रखने। सिंधु सभ्यता का आध्यात्मिक शहर, सिंधु सभ्यता का आनुष्ठानिक शहर तक इसको कहते हैं। सिंध का बगीचा या सिंध का बाग इसको कहते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है सिंधी भाषा में मुआबट या मृतकों का टीला, ठीक है। इसके अलावा इसे स्तूपों का शहर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां से कनिष्क के काल में निर्मित एक स्तूप के अवशेष मिले, जिसका इस सभ्यता से कोई संबंध नहीं है, इस सभ्यता से कोई संबंध नहीं है। लेकिन वहां जहां ये मोहनजोदड़ो अस्तित्व में था, कुषाण काल में भी ये नगर है वो अस्तित्व में रहा था। हो सकता है कनिष्क के काल में यहाँ की स्तूप बना था और उसके अवशेष आज वहां प्राप्त हो रहे हैं। इस वजह से इसको स्तूपों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्तूपों का शहर, ठीक है। क्लियर हो जाता है यहां तक? उत्खननकर्ता क्लियर हो गए, इसकी वर्तमान स्थिति क्लियर हो गई और इसके उपनाम क्लियर हो गए। निम्नलिखित हड़प्पीय पुरास्थलों को उनके उत्खनन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कितना अच्छा प्रश्न है, और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे आने वाले एग्जाम। 4 स्थल दे दिए, अब इनको क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है अपने को। और ये कब कर पाएंगे अपन? जब इनकी खोज कब हुई थी ये अपने को याद रहेगा, तब तो कर पाएंगे। और अगर याद नहीं रहा तो फिर मामला नहीं बैठेगा। शुरुआत हड़प्पा से करते हैं। हड़प्पा की मैं बात करता हूं तो हड़प्पा की खोज कब हो गई थी? तो साहब 1921 में हड़प्पा की खोज हो गई थी। हड़प्पा की खोज कब हो गई थी? कि 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज कर दी गई। फिर आपसे अगला स्थान है वो कौन सा है? तो धोलावीरा है। धोलावीरा की मैं बात करता हूं तो धोलावीरा की खोज तो कब हो गई थी? 1968 में धोलावीरा की खोज हो गई थी, 1967-68 में। लेकिन उत्खनन 1991-92 के आसपास में प्रारंभ हुआ। उसके बाद कालीबंगा की मैं बात करता हूं तो कालीबंगा की खोज कब हो गई थी? 1952 में हो गई थी। और लोथल की मैं बात करता हूं तो लोथल मैंने आपको बताया कि 1954-55 के आसपास में इसकी खोज हुई थी, ठीक है। लोथल में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, कुछ किताबें 1953 भी लिख देती, तो अपने को इतना ज्यादा लोड लेकर के नहीं चलना है। अब ये चीजें अपने को याद है तब तो अपन आराम से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। और इनमें से एक भी अगर गड़बड़ हुआ तो पूरा उत्तर है वो गड़बड़ हो जाएगा। कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? डी आएगा सबसे पहले डी आ रहा तो 2 को तो वैसे ही एलिमिनेट कर दो। डी के बाद में क्या आ रहा है? सी आ रहा है। अब डी के बाद में सी यहां ऑप्शन में किसी में नहीं दिया इन्होंने। अच्छा, सी नहीं आएगा। डी के बाद में क्या आएगा? अपने डी के बाद में बी आएगा। तो डी के बाद में बी यहां आ रहा है तो ये सही है, कालीबंगम। उसके बाद में आ जाएगा धोलावीरा, और फिर धोलावीरा कैसे आएगा? से तो आएगा ही नहीं। उसके बाद में अच्छा ये गड़बड़ हो गई भैया, ऑप्शन सही नहीं है इसमें, ऑप्शन सही नहीं है। कोई बात नहीं, आप इसको डिलीट कर दो। टाइप वाले भैया ने हो सकता है गलती कर दी हो। अपने को इस हिसाब से चलना है। हड़प्पा के बाद में दूसरा स्थल कौन सा हो जाएगा? कि साहब दूसरा हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा के बाद में कौन सा हो जाएगा? तो फिर हो जाएगा लोथल, और लोथल के बाद में कौन सा हो जाएगा? फिर हो जाएगा धोलावीरा, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको व्यवस्थित कर दीजिएगा, ए, बी, सी और डी। क्लियर? ये इसका सही उत्तर रहेगा। यहां देखिए, हड़प्पा 1921 में खोजा, लोथल 1954-55 में, कालीबंगा 1952 में खोजा गया, उत्खनन 61 से 69 में हुआ था। और यहां सही लिखा, वहां ऑप्शन में गड़बड़ हो गई थी कोई बात। और यहां उत्खनन है वो 1990-91 में हुआ था और खोज 1968 में हो गई थी।
क्लियर है? एक शब्द और सुनो। सवाल पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता उपरांत भारत में खोजा गया पहला सैंधव स्थल कौन सा था? उसका उत्तर यही है। आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है, स्वतंत्रता उपरांत भारत में खोजा गया प्रथम सैंधव स्थल कौन सा है? तो यहां अपने को ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता उपरांत भारत में खोजा गया प्रथम सैंधव स्थल था साहब रोपड़। कि सर कहां पड़ता है? कि पंजाब में पड़ता है। किसने खोजा था? कि साहब बीबी लाल ने खोजा था। बीबी को जब गुस्सा आ जाता है तो वो क्या हो जाती है? लाल हो जाती है। जब गुस्सा आता है तो लाल हो जाती है, ठीक है। और इस अवस्था में कई बार क्या दे देती है? थप्पड़ दे देती है, ठीक है। तो बी के थापर। लेकिन अगर ऑप्शन में रोपड़ नहीं मिले तो क्या करेंगे? ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि स्वतंत्रता उपरांत भारत में खोजा गया बड़ा सैंधव स्थल, आपसे पूछ ले बड़ा सैंधव स्थल आपसे पूछ ले, तब आप क्या करके आओगे? कालीबंगा करना। क्या करना है? कालीबंगा। रोपड़ एक छोटा सा स्थल है जहां अपने को मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य है वो यहां से प्राप्त होते हैं। बीबी लाल ने इसकी खोज की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य ये कहां से मिले? रोपड़ से मिले। और रोपड़ ऑप्शन में नहीं आए तो कालीबंगा करके आना, ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और स्वतंत्रता उपरांत राजस्थान में खोजा गया इस सभ्यता का पहला स्थल कौन सा था? कालीबंगा था। अधोलिखित कलाकृतियों में से कौन सी मोहनजोदड़ो में प्राप्त नहीं हुई है? अब मोहनजोदड़ो से संबंधित महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्यों की मैं बात कर रहे हैं, तो कौन सी पुरातात्विक सामग्री है जो मोहनजोदड़ो से अपने को प्राप्त नहीं हुई है, उसका अपने को चुनाव करना है। पशुपति की मोहर मिली है क्या? बिल्कुल मिली है साहब। पशुपतिनाथ की मोहर है वो अपने को मिली है। इस मोहर के बारे में आगे एक प्रश्न आएगा जहां इसकी डिटेल व्याख्या है वो आपके सामने रखी जाएगी, ठीक है। बलुए पत्थर का पुरुष धड़ यहां से मिला है क्या? नहीं मिला है। बलुए पत्थर का पुरुष धड़ है वो अपने को यहां से प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार का पुरुष धड़ है वो कहां से मिला? हड़प्पा से मिला है, तो ये गलत है। बैठी मुद्रा में पुरुष की मूर्ति अथवा पुरोहित राजा की प्रतिमा है वो यहां से प्राप्त हुई है, ये बिल्कुल सही है। काश्य नर्तकी की प्रतिमा है वो भी यहां से प्राप्त हुई है, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। लेकिन बलुए पत्थर का पुरुष धड़ है वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, ना कि मोहनजोदड़ो से। काश्य नर्तकी जिसे डांसिंग गर्ल भी कहा जाता है उसकी प्रतिमा अपने को कहां से प्राप्त हुई है? तो ये प्रतिमा है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और पशुपतिनाथ की मोहर जिसे मोहर 420 के नाम से भी जानते हैं, ये भी अपने को कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ठीक है। तो यहां गलत कौन सा है? बी गलत है, बी गलत है। मोहनजोदड़ो से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य देखिए। मोहनजोदड़ो का गढ़ जिसे सिटाडेल के नाम से भी जानते हैं वो एक मीनार पर पाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो से अपने को यूनिकॉर्न एक श्रृंगी पशु के प्रतीक वाली 2 चांदी की मोहरें प्राप्त हुई है। ये माइंड में सेट कर लो कि सिंधु सभ्यता में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से। सोने के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा से मिले। ध्यान रखिएगा, चांदी के 2 मुकुट भी अपने को प्राप्त हुए। चांदी के 2 मुकुट भी अपने को प्राप्त हुए। और ये 2 मुकुट कहां से प्राप्त हुए? तो याद रखिएगा कुणाल से प्राप्त हुए। और कुणाल कहां पड़ता है? कि सर कुणाल पड़ता है हरियाणा में। कहां पड़ता है? हरियाणा। यहां से सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक भारी बटखारा भी अपने को यहां से प्राप्त हुआ है इस सभ्यता का। इसके अलावा वस्त्र निर्माण के प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहां से प्राप्त होते हैं? मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होते हैं। वस्त्र निर्माण के प्राचीनतम साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। बुने हुए कपड़े का यहां विश्व में प्राचीनतम साक्ष्य अपने को यहीं से प्राप्त होता है। कपास की कृषि के साक्ष्य यहीं से प्राप्त होते हैं, अच्छी तरीके से याद रखिएगा। कपास जिसे क्या कहा गया है? सिंडन कहा गया है। सिंडन
सिंडन भी कहा गया यूनानी साहित्य के अंदर। कपास की कृषि के साक्ष्य है वो अपने को कहां से प्राप्त होते हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। मलेरिया रोग के प्राचीनतम साक्ष्य भी कहां से मिले? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर सुमेरियन नावों का चित्रांकन भी अपने को प्राप्त होता है, क्योंकि ये इन लोगों से व्यापार करते थे। चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। इस लाइन को अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है। चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिल रहे। ऐसा नहीं है कि चांदी के साक्ष्य और किसी स्थल से नहीं मिले, और भी मिले हैं, लेकिन अपने को प्राचीनतम की और बात चल रही है, तो प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले? मोहनजोदड़ो से। ये पीपीटी है, इससे अच्छी तरीके से सुन लो। मलेरिया बीमारी के प्राचीनतम साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। एक चीज और याद रखना, कांस्य नर्तकी की प्रतिमा यहां से मिली है। इसके अलावा सर्वाधिक भारी बटखारा है वो भी यहां से प्राप्त हुआ है। यूनिकॉर्न प्रतीक वाली मोहरें भी यहां से अपने को बहुत सारी प्राप्त होती है। सुमेरियन नाव का अंकन सहित एक मोहर है वो भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, ठीक है। और चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य अपने को यहीं से मिल गए थे। कपास की कृषि के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। विश्व में प्राचीनतम बुने हुए वस्त्र के साक्ष्य वो भी मोहनजोदड़ो से अपने को प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो के उत्खनन के अंतिम स्तर से, इस लाइन को लिख लेना, अभी हिस्ट्री अपडेट भी हो रही है नवीनतम उत्खनन के साथ। उत्खनन के अंतिम स्तर से, उत्खनन के अंतिम स्तर से घोड़े के खुर के साक्ष्य, खुर जानो ना, घोड़ा को नाखून, पैर को नाखून, घोड़े के खुर के साक्ष्य मिल चुके हैं, खुर के साक्ष्य भी मिल चुके हैं। इसके अलावा ऊंट के अस्थि अवशेष यहां से भी प्राप्त है। ऊंट के अस्थि अवशेष, ऊंट के अस्थि अवशेष भी मिले। इसके साथ साथ में हाथी का कपाल खंड भी यहां से प्राप्त हो चुका है। हाथी का कपाल खंड ये भी कहां से प्राप्त हो चुका है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो चुका है। हो सकता है कि ये जो दो फैक्ट मैं लिखा रहा हूं ये आपके लिए नए हो, जो पुस्तक या गाइड आप पढ़ रहे हो उसमें आपको लिखे हुए नहीं मिले, लेकिन मैं जो तथ्य आपके सामने रख रहा हूं वो प्रमाणिक किताबों से आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। मोहनजोदड़ो के उत्खनन के बारे में ऐसा अपन पढ़ते हैं कि 7 चरणों में उसका उत्खनन हुआ था, और वर्तमान में इसके उत्खनन के 9 चरण अपने सामने, 9 चरणों में इसका उत्खनन हो चुका है। और उत्खनन के अंतिम चरण से घोड़े के खुर के साक्ष्य यहां से प्राप्त हो चुके हैं। ऊंट की अस्थियों के अवशेष यहां से मिल चुके हैं। हालांकि ऊंट की अस्थियों के सबसे पहले साक्ष्य कालीबंगा से मिलते हैं। हाथी का कपाल खंड है वो भी अपने को मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपति मोहर, मैंने कहा था ना आगे एक प्रश्न लूंगा जिसमें इसको डिटेल से क्लियर करेंगे कि पशुपति की जो मोहर है निम्नलिखित में से किस स्थान से खोजी गई? तो मोहनजोदड़ो से खोजी गई, ठीक है। ये जो पशुपति की मोहर है ना, इसको नाम दिया गया मोहर 420। कि सर ऐसा क्या नाम दिया? इसको मोहर 420 नाम दिया है, मोहर 420। और ये मोहर 420 नाम भी किसने दिया है? ये भी नामकरण है वो जॉन मॉर्सल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? जॉन मॉर्सल के द्वारा, ठीक है। और जॉन मॉर्सल ने यहां जो एक पशुपतिनाथ की आकृति युक्त एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, सिर पर 3 सींग है, उसके दोनों तरफ कुछ पशु है, नीचे की तरफ भी कुछ पशु है, उस व्यक्ति की तुलना है वो आदि शिव से की। किससे? आद्य शिव से, आद्य शिव से तुलना की। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये एक आयताकार मोहर है, ठीक है। किस प्रकार की है? मोहर 420 है। सर्वाधिक मोहरें आयताकारी थी, सर्वाधिक मोहरें हैं वो क्या थी? आयताकार थी। और मोहर कोई मुद्रा नहीं थी, ये भी ध्यान रखना। मोहर इस सभ्यता के काल में कोई मुद्रा नहीं थी, ये एक महत्वपूर्ण पुरावस्तु है। सिंधु सभ्यता की एक महत्वपूर्ण पुरावस्तु है, ये कोई मुद्रा नहीं है, ये चीज भी आप क्लियर कर लीजिएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा है। सिर पर कितने सींगे? 3 सींगे। इस मोहर पर, अब यहां से इंपोर्टेंट करना, 5 प्रकार के 6 पशुओं का अंकन है। इस मोहर पर 5 प्रकार के 6 पशुओं का अंकन है, यह चीज आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। प्रकार कितने? 5 और पशु कितने? 6। और पूछ ले कि कुल कितने जीवों का अंकन है? तो 7 जीवों का, कुल 7 जीव है। जीव एक और शामिल हो गया, कुल जीव कितने? 7, क्योंकि 7वां जीव है वो किसको शामिल किया गया? मछली का चित्र भी बना हुआ है इसमें। 12वीं क्लास की किताब पढ़ लेना हिस्ट्री की, उसमें ये स्पष्ट रूप से मोहर भी बताई हुई है, 12वीं की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की किताब। अब ये जो व्यक्ति बैठा है इसके बाईं ओर कौन से पशु है? तो बाईं ओर एक तो है गेंडा, एक है भैंसा, ठीक है। जबकि दाईं ओर कौन से पशु है? कि दाईं ओर हाथी है और चीता है, व्याघ्र, ठीक है। और सामने 2 हिरण, नीचे, उसके नीचे 2 हिरण बैठे हैं। उसमें से क्योंकि ये मोहर है ना, इसका एक भाग है वो टूट गया था,
ये मैंने पढ़ाई भी रखी है, फोटो अभी नहीं मिलेगी उसकी, कोई बात नहीं, ये जो और कभी बता दूंगा। एक बार शायद यूट्यूब पे भी मैंने बताई है इस मोहर की फोटो। इसका ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये टुकड़ा इसका मिला नहीं है, इस वजह से एक हिरण तो पूरा दिखेगा यहाँ आपको, यहाँ एक हिरण तो पूरा दिखेगा, लेकिन यहाँ केवल उसके सींग दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी का टुकड़ा मिला नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं वो हिरण चढ़ने के लिए गया हुआ, घास खाने के लिए गया हुआ। दो हिरण यहां बैठे और इस तरफ अपने देखेंगे तो भैंसा और गेंडा मिलेगा, और एक तरफ हाथी और व्याघ्र का अंकन है। तो सवाल यह भी पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपतिनाथ की मोहर पर किस पशु का अंकन नहीं है, किस पशु का अंकन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, दो तो है हिरण, एक है हाथी, एक है भैंसा, एक है व्याघ्र और एक है गेंडा। शेर का अंकन इस पर नहीं मिलता है। और सातवां जो जीव है वो कौन सा है, मछली। सातवां जीव कौन सा है, मछली। यहां ये लाइन लिखी हुई है ना कि मार्शल ने इसकी तुलना है वो किससे की है, प्रोटोशिव आदि शिव से इसकी तुलना की है। पशुपतिनाथ से इनकी तुलना की है। पशुपतिनाथ का मंदिर कहां है, काठमांडू नेपाल के अंदर, और वहां अभी भूचाल आया था, ये अपन सबको पता है। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों के निर्माण के लिए किस सामग्री का प्रयोग होता था। ध्यान रखिएगा, मोहर कोई मुद्रा नहीं है, ये सिंधु सभ्यता की एक महत्वपूर्ण पुरावस्तु है। ये इस सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण पुरावस्तु है। महत्वपूर्ण क्या है, पुरावस्तु है, केवल और केवल महत्वपूर्ण पुरावस्तु है। और सर्वाधिक, अच्छा पूछा है कि निर्माण के लिए किस सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया था। सर्वाधिक जो मोहरें हैं वो किसकी है, सेलखड़ी की। ये जो सेलखड़ी से निर्मित मोहरें हैं ना, ये सर्वाधिक है, ये सर्वाधिक है, ठीक है। इसके अलावा कैलासाइट से बनी हुई मोहर भी मिली है, चांदी की मोहर के साक्ष्य भी मिल गए, लेकिन लोहे धातु से तो ये परिचित ही नहीं थे। लोहे धातु से तो ये परिचित ही नहीं थे, तो लोहे धातु का प्रयोग है वो मोहर के रूप में ये लोग नहीं करते थे। तो मोहरें किसकी बनी हुई थी, सर्वाधिक सेलखड़ी की और कैलासाइट की। और उसके बाद में कुछ जगह अपने को चांदी की मोहरों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए, कुछ जगह चांदी की मोहरों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक मोहरें सेलखड़ी की बनी है। कांचली मिट्टी, फैयांस, चांदी, गोमेद, चार्ट, मिट्टी आदि से बनी मोहरें भी प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित ही नहीं थे। भैया लोहे की मैं बात करता हूं तो लोहे का तो आविष्कार ही कब हुआ था। ये जो लोहा है ना, इस लोहे के बारे में तो मैं यूं कह सकता हूं कि लगभग 14वीं और 13वीं सदी ईसा पूर्व में लोहे के बारे में लोग हैं वो परिचित हुए थे। लोहे की खोज हुई थी, हिट्टाइट समूह के द्वारा इसकी खोज की जाती है, ठीक है। और इस सभ्यता की मैं बात करता हूं, जिस सभ्यता की काल अवधि है वो 1500 ईसा पूर्व तक बताते हैं। 1500 ईसा पूर्व के बाद में वैदिक एज प्रारंभ हो जाता है। यह सभ्यता है वो पतन की ओर अग्रसर हो जाती है। अपवाद स्वरूप कुछ स्थान बचते हैं, जैसे रंगपुर और प्रभास पटन जैसे स्थल है जो वैदिक युग में भी अस्तित्व में रहे थे, ऋग्वैदिक युग में भी अस्तित्व में रहे थे। और वहां से अपने को इस सभ्यता से जुड़े हुए अवशेष मिलते हैं। इस वजह से उनको सिंधु सभ्यता के औरस पुत्र भी कहा जाता है। परवर्ती हड़प्पा के स्थलों के अंतर्गत उनको शामिल किया जाता है। हड़प्पन स्वादान शव के दाह संस्कार से संबंधित प्रश्न है कि सुमेलित करना है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। स्वादान की व्यवस्था किस प्रकार की थी। देखो ये ताबूत स्वादान है, ये तो अभी आपके 7 सितंबर को जो पेपर हुआ था ना, सेकेंड ग्रेड वाला, उसमें आया था ये प्रश्न। ताबूत स्वादान के साक्ष्य की मैं बात करता हूं तो ये ताबूत स्वादान, ये जो ताबूत बना हुआ ना, ये ताबूत भी किसका है, ये लकड़ी का बना हुआ है। ये लकड़ी का बना हुआ, और ये लकड़ी भी किसकी थी, देवदार की थी, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार का एक ही मिला है, इस प्रकार का तो केवल एक ही मिला है जहां देवदार की लकड़ी युक्त ताबूत के अवशेष अपने को मिले, वो हड़प्पा से मिला था। इसके अलावा भी ताबूत है वो अन्य वृक्षों की लकड़ी के भी तो बने हुए थे, ठीक है। तो ताबूत स्वादान के साक्ष्य तो अपने को कहां से मिलेंगे, हड़प्पा से मिलेंगे। उसके बाद में विस्तृत स्वादान की बात चल रही है। विस्तृत स्वादान के साक्ष्य कहां से मिलेंगे, संयुक्त स्वादान के साक्ष्य कहां से मिलेंगे, और कलश स्वादान, विस्तृत स्वादान बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, उसके साक्ष्य अपने को कहां से मिलते हैं, सनोली से मिलते हैं। सिंधु सभ्यता का अभी तक के ज्ञात जो कब्रिस्तान है उनमें सबसे बड़ा है ये, सनोली से प्राप्त हुआ है, ठीक है। संयुक्त स्वादान और कलश स्वादान। संयुक्त स्वादान का मतलब होता है युग में समाधियां। युग में समाधियों के साक्ष्य अपने को कहां से मिले, लोथल से मिले, इसके अलावा कालीबंगा से मिले। लेकिन
एक केवल और केवल क्लश स्वादान की बात चलते हैं तो क्लश स्वादान के साक्ष्य अपवाद स्वरूप अपने को कहां से प्राप्त होते हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं, अपवाद स्वरूप। ठीक है, ताबूत स्वादान हड़प्पा, विस्तृत स्वादान सनोली, संयुक्त स्वादान लोथल और क्लश स्वादान मोहनजोदड़ो से संबंधित है। ठीक है, तो यहां कौन सा सही सम्मिलित हो जाएगा? एक के अंदर एक आना चाहिए, यहां तो 4 आ रहा है तो इसको कट कर दो, और यहां एक के अंदर क्या आ रहा है? यहां एक के अंदर 2 आ रहा है तो इसको भी कट कर दो, यहां 1 आ रहा है, यहां भी 1 आ रहा है, 2 के अंदर 4 आना चाहिए, बी के अंदर 4 यहां आ रहा है, और यहां क्या आ रहा है? यहां भी बी के अंदर 4 आ रहा है, तो और आगे बढ़ते हैं। सी के अंदर 2 आना चाहिए, यहां सी के अंदर 2 आ रहा है, जबकि यहां सी के अंदर 3 आ रहा है, तो ये यहां गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब सी ऑप्शन है वो क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। ठीक है, स्वों के अंतिम संस्कार से संबंधित बात चल रही है, तो 3 प्रकार का दाह संस्कार है वो प्रचलित रहा था मुख्यतः। एक तो होता है पूर्ण समाधिकरण, नाम से ही समझ गए होंगे कि शव को पूर्ण रूप से क्या कर दिया जाता था? भूमि में दफना दिया जाता था, तो वो पूर्ण समाधिकरण कहलाएगा। एक होता था आंशिक समाधिकरण, आज भी अपन देखते हैं दादू पंथ के अंदर, दादू पंथ में अपन ये चीज देखते हैं। श्रवण जी समझे नहीं आप मेरी बात को, आप मेरी बात को ही नहीं समझे थे। अब सुन लो वापस बात, जब लोहे पे चली गई है ना, अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रचलन के साक्ष्य किस काल से संबंधित है, तब आप उत्तरवेदी काल करके आओगे। तब क्या करके आना है? उत्तरवेदी काल। और मैंने जो चीज बताई है ना आपको, मैंने बताया कि मनुष्य कब लोहे से परिचित हुआ था। मनुष्य कब लोहे से परिचित हुआ था? तो मनुष्य है वो लोहे से 14वीं और 13वीं सदी ईसा पूर्व में उसने लोहे की खोज कर ली थी, लोहे से परिचित हो चुका था। लेकिन जो लोहे से परिचित होने वाला समुदाय है उसका इस भारतीय उपमहाद्वीप से कोई लेना देना नहीं है। ये हिट्टाइट समूह है वो भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं रहता था, ये भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं रहता था। तो आप जो चीज बता रहे हो ना मुझे, आपने जहां पढ़ा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन बस फर्क इतना रह गया कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रचलन के साक्ष्य वो आपको उत्तरवेदी काल में मिलेंगे। अंतरजी का खेड़ा नामक स्थान पड़ता है यूपी के अंदर, 1050 ईसा पूर्व के आसपास में लोहे के प्रचलन के साक्ष्य वहां से अपने को प्राप्त होते हैं। ठीक है, लेकिन दुनिया में लोहे का आविष्कार है वो 14वीं और 13वीं सदी ईसा पूर्व में हो चुका था, हिटाइट समूह के द्वारा इसकी खोज की जा चुकी है। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसके बाद आंशिक समाधिकरण की बात चल रही थी, तो इसमें शव को पशु पक्षियों के खाने के बाद शेष भाग को भूमि में दफनाया जाता था, दादू पंथ में अपन देखते आए। ठीक है, फारसियों में भी ऐसा ही सिस्टम है। और एक होता था दाह संस्कार, हड़प्पा से आंशिक स्वादान के अपने को साक्ष्य मिलते हैं, मोहनजोदड़ो से कलश स्वादान के साक्ष्य मिलते हैं, कालीबंगा से प्रतीकात्मक स्वादान के साक्ष्य भी मिलते हैं। हड़प्पा में शवों को दफनाने, मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। हड़प्पा में शव उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाए जाते थे, जिसमें सिर उत्तर की ओर होता था। और आज भी अपन देखते हैं जहां दाह संस्कार होता है, जब आप गए होंगे दाह संस्कार में, कि संबंधित व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है उसका दाह संस्कार करते हैं, तो पैर दक्षिण दिशा में रखते हैं और सिर है वो उत्तर दिशा में रखते हैं। ठीक है, शव पात्रों के चित्रण में सर्वाधिक जो शव पात्र जहां व्यक्ति के शव को रखा जाता था, जिसमें रखा जाता था, उस पर सर्वाधिक किस पशु का चित्रण मिलता है? पक्षी का चित्रण मिलता है, तो मयूर का चित्रण मिलता है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहते हैं? श्रवण जी आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहते हैं? कि सर बहुत इजी सवाल है, भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। इस प्रकार का सवाल आएगा तो हम गलत नहीं करेंगे, सीधी सी बात है, आप गलत नहीं करोगे। लेकिन यह प्रश्न मुझे क्यों शामिल करना पड़ा, इसके पीछे कारण था। मैं चाहता हूं कि अलेक्जेंडर कनिंघम से लेकर के भारत की आजादी तक, यानी कि 1950 तक के जो पुरातत्व, जो मुख्य पुरातत्व विभाग के महानिर्देशक बने, उनको आप पढ़िए, क्योंकि एक बार रीट में सवाल पूछा गया था, पात्रता परीक्षा के अंदर 3 पेपर हुए थे, तीनों पेपरों में यहां से सवाल उठाया गया था। सबसे पहले स्थापना के समय कौन था, हड़प्पा की खोज के समय कौन था, और भारत की आजादी के समय कौन पुरातत्व विभाग का महानिर्देशक था। तो जब वहां पात्रता परीक्षा में पूछा जा सकता है
तो सेकंड ग्रेड में भी पूछा जा सकता है, रीट में भी पूछा जा सकता है, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको शामिल किया है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कौन था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहां एक चीज और क्लियर कर लो, राजस्थान जी के भी साथ में पढ़ते जाओ। राजस्थान में पुरातत्व का जनक किसको कहते हैं? पुरातत्व का जनक है वो किसको कहा जाता है? कि राजस्थान में पुरातत्व का जनक है वो कार्लाइल को कहते हैं। एस.सी. कार्लाइल, एस.सी. कार्लाइल है जिनको राजस्थान में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। 1870-71 के आसपास में इन्होंने राजस्थान में महत्वपूर्ण पुरातात्विक उत्खनन किए थे। क्लियर? अब चलते हैं अपन अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में पढ़ते हैं। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। 1861 में इन्होंने सेना से सेवानिवृत्ति लेने के पश्चात भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का पहला महानिर्देशक इनको नियुक्त किया गया था। कनिंघम के पश्चात कौन बने थे? 1886 में वास्तुकलाविद जेम्स बर्जेस है वो इस विभाग के क्या बनते हैं? डायरेक्टर जनरल बनते हैं। ठीक है, उसके बाद में 28 अप्रैल 1906 को यही पुरातत्व विभाग है, इसका पुनर्गठन किया जाता है। इस पुरातत्व विभाग का पुनर्गठन किया जाता है, इसे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के नाम से एक स्थायी विभाग बना दिया जाता है। और इस काल की एक प्रमुख उपलब्धि है, इस विभाग की वार्षिक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट्स का प्रकाशन प्रारंभ हो गया था। विशिष्ट विषयों का प्रकाश है वो मेमोरियस नाम से कोई लेख है वो प्रकाशित किया जाता था, उसमें प्रकाशित होता था। तो कहने का मतलब क्या है कि लॉर्ड कर्जन के काल में, लॉर्ड कर्जन के काल में, जब लॉर्ड कर्जन है वो गवर्नर जनरल था, क्या था? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल क्या कहोगे अब इसको? हाँ, अभी गवर्नर 1906 आ गया ना, तो अब तो वाइसराय जनरल बन जाएगा। लॉर्ड कर्जन क्या था? वाइसराय जनरल था। उस समय इसको स्थायी विभाग का दर्जा है वो दिया गया, वाइसराय जनरल। लॉर्ड कर्जन ने 1902 के अंदर जॉन मॉर्सल को इस विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी थी। और लॉर्ड कर्जन के काल में ही सर जॉन मॉर्सल के द्वारा ही भारतीय पुरातत्व विभाग का पुनर्गठन किया जाता है और इसे एक स्थायी विभाग का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। और यहां से डिसीजन लिया जाता है कि जो भी नवीनतम उत्खनन होते हैं उन सारे उत्खननों की साल भर की एक वार्षिक रिपोर्ट है वो प्रकाशित की जाएगी। तो यह डिसीजन किसके काल में हुआ था? सर जॉन मॉर्सल के काल में। ठीक है, ये तीसरे पुरातत्वविद। 1928 में मॉर्सल ने अवकाश ग्रहण कर लिया, तो इनके बाद में कौन बने? एच हरगिब्स है वो इस विभाग के डायरेक्टर बनते हैं। और अवकाश ग्रहण करने के बाद भी मॉर्सल है वो 1931 तक विशेष कार्य अधिकारी और 1934 तक विशिष्ट कार्य के लिए पुनर्नियुक्त है वो सरकार के द्वारा किए गए थे। हालांकि डायरेक्टर जनरल बना दिया गया था एच हरगिब्स को। ठीक है, 1931 में राय बहादुर दयाराम साहनी है वो इस विभाग के डायरेक्टर जनरल बनते हैं। ध्यान रखिएगा, सवाल ये पूछा जा सकता है आपसे, भारतीय पुरातत्व विभाग का प्रथम भारतीय महानिर्देशक कौन था? भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम भारतीय महानिर्देशक, प्रथम भारतीय महानिर्देशक कौन बने थे? तो साहब प्रथम भारतीय महानिर्देशक बने थे राय बहादुर दयाराम साहनी। साहनी जी के बाद में 1935 में बनाया गया था जे.एफ. बेलिक्सटन को। ठीक है, और 1937 के अंदर राय बहादुर के स्थान पर किसको बना दिया गया था? के.एन. दीक्षित को इस विभाग का डायरेक्टर जनरल बना दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद कौन बने थे? तो उसके बाद मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर है वो 1944 से 1948 तक भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल रहे थे। और प्रश्न ये पूछा गया था, प्रश्न ये पूछा जा चुका है, तो 4-5 ने तो अच्छी तरीके से याद रखो। सबसे पहले जनक या पितामह कौन था? तो साहब जनक या पितामह था अलेक्जेंडर कनिंघम। उसके बाद कि भारतीय पुरातत्व विभाग को एक स्थायी विभाग के रूप में दर्जा है वो किस डायरेक्टर जनरल के द्वारा प्रदान करवाया गया था और किस वायसराय जनरल के काल में? तो वो भी याद रखना है कि लॉर्ड कर्जन के काल में सर जॉन मॉर्सल के द्वारा भारतीय पुरातत्व विभाग है उसको भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के नाम से उसका पुनर्गठन होता है, उसे एक स्थायी विभाग का दर्जा दिया जाता है और फिर इस विभाग के अंतर्गत जितने भी उत्खनन होते हैं साल भर में उनकी वार्षिक रिपोर्ट भी बनाई जाती है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि किस गवर्नर जनरल आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि किस वायसराय जनरल के निर्देशन में सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों के अंतर्गत प्रथम स्थल हड़प्पा की खोज होती है? तो वो भी सर जॉन मॉर्सल है। और किसने खोज की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। तो फिर आपसे सवाल यह पूछा जा सकता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग
का प्रथम भारतीय डायरेक्टर जनरल कौन बना था? तो प्रथम भारतीय डायरेक्टर जनरल कौन बना था कि साहब? प्रथम भारतीय डायरेक्टर जनरल बना था राय बहादुर दयाराम साहनी। उसके बाद में स्वतंत्रता के समय डायरेक्टर जनरल कौन था? जब भारत आजाद हुआ था उस समय डायरेक्टर जनरल कौन था? तो मार्टिमर व्हीलर था। 1948 में एनपी चक्रवर्ती बने इनके बाद। जब भारत आजाद हो गया था तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है आजादी के पश्चात भारतीय पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल बनने वाला प्रथम पुरातत्वविद कौन था? तो साहब 1948 में एनपी चक्रवर्ती बने थे और 1950 में एमएस वत्स बन जाते हैं जो इसके महानिर्देशक बनते हैं। और 1951 में, यहां से एक सवाल और पूछा जाएगा, 1951 में भारतीय संसद ने प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरा स्थल और ध्वंसावशेष अधिनियम पारित किया था। यह सवाल पूछा गया है, ध्यान रखना, पुराने एग्जाम। स्वतंत्रता पश्चात भारतीय पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो यहां अपने को अच्छी तरीके से याद रखना है कि स्वतंत्रता के बाद एनपी चक्रवर्ती बने थे। अगर पूछ ले कि भारतीय संसद के द्वारा प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरा स्थल और ध्वंसावशेष अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1951 में पारित किया गया। 1958 में इसी को और विस्तृत रूप दे दिया गया और 1958 में इस अधिनियम को और व्यापक मानते हुए प्राचीन स्मारक तथा ध्वंसावशेष संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। 1953 में अमलानंद घोष तथा 1968 में ब्रिजवासी लाल है वो इस विभाग के महानिदेशक बनते हैं। अमलानंद घोष के कार्यकाल में 1957 में गांव-गांव सर्वेक्षण की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं वो भी बनाई गई थी। ये एनसीईआरटी का फैक्ट है, एनसीईआरटी का फैक्ट है, ये ध्यान रखना। और कई बार बड़े अटपटे से सवाल देखने को मिलते हैं और ये वही सवाल है। जब पेपर बनाने वाला सोच लेना कि जो मैं सवाल देता हूं वो तो मुझे ही आना चाहिए और किसी को नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो फिर वो ऐसा सवाल देगा कि भारतीय पुरातत्व विभाग के किस डायरेक्टर जनरल के कार्यकाल में गांव-गांव सर्वेक्षण की महत्वाकांक्षी परियोजना है वो बनाई जाती है? तो वो कौन है? अमलानंद घोष है। ये वही अमलानंद घोष है जिसने प्राक हड़प्पा कालीन स्थल सोती संस्कृति की भी खोज की थी। ये वही अमलानंद घोष है जिन्होंने कालीबंगा की खोज की थी। क्लियर है? तो ये गांव-गांव सर्वेक्षण परियोजना प्रारंभ किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। और ये अभी तक जो महत्वपूर्ण पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल बनते हैं उन सब के बारे में अपन ने इस प्रश्न में क्लियर कर लिया, ठीक है। पीपीटी जो आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी उसको अच्छी तरीके से पढ़ना। हाँ, और अब कि पेपर बनाने वाला सोचे ना कि मैं जो सवाल दूं वो किसी को नहीं आए, वो महिया पाठशाला के स्टूडेंट को आएगा, ठीक है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? किस कालखंड से संबंधित है? बहुत इजी सवाल है। प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक या ऐतिहासिक युग? ये उत्तर ऐतिहासिक युग की ओर चलना ही नहीं है। प्राग ऐतिहासिक युग कहते हैं किसको? प्राग ऐतिहासिक इतिहास का वह कालखंड जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इतिहास का वह कालखंड जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इतिहास का वह कालखंड जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है वो किसके अंतर्गत आएगा? प्राग ऐतिहासिक युग के अंतर्गत आएगा कि यहां के मनुष्य को, इस काल के मनुष्य को लिपिक का कोई ज्ञान नहीं था। फिर आद्य ऐतिहासिक युग की बात करता हूं तो यहां लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है परंतु आसानी से पढ़े नहीं जा रहे, परंतु आसानी से पढ़े नहीं जा सकते। वो किस कालखंड के अंतर्गत आएगा? आद्य ऐतिहासिक युग में आएगा। और ऐतिहासिक युग यहां लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और उनको अपन आसानी से पढ़ सकते हैं। लिखित साक्ष्यों को आसानी से पढ़ा जा सकता है, आसानी से पढ़ा जा सकता है। कौन सा कालखंड है? आद्य ऐतिहासिक युग। फिर सवाल पूछा था कि सर वाइसराय बन गया था ना 1900 महानिर्देशक, श्रवण जी कह रहे हैं सर
सुमन जी कह रहे हैं कि सर और कुछ बाहर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी क्या? भाई मेरी कोशिश ये है कि आपको हिस्ट्री या फिर और जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊं मैं, मैक्सिमम प्रश्न आपको यहां से मिलेंगे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि संपूर्ण पाठ्यक्रम को मैं कवर करने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, और अभी तक तो ये मां सरस्वती का आशीर्वाद रहा है कि जिन साथियों को पढ़ाया है वो निराश नहीं हुए हैं, और उम्मीद है कि आप भी निराश नहीं होंगे। अलेक्जेंडर को महानिर्देशक कब बनाया था? देखो, दो चीजें यहां देखने को मिलेगी। वैसे तो 1861 में इस आदमी को कह दिया गया था कि तुझे एक विभाग स्थापित करना है और उस विभाग के अंतर्गत भारत में कभी अस्तित्व में रही कोई सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताओं के बारे में पता लगाना है। इसीलिए अपन पढ़ते हैं कि 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है, और इस अलेक्जेंडर कनिंघम को इस भारतीय पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल बनाया जाता है, लेकिन बनाया 1871 में जाता है। कब जाता है? 1871 में। 1871 में डायरेक्टर जनरल का दर्जा है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को दिया जाता है, 1871 में। क्लियर है श्रवण जी? जी, और कोई आपका प्रश्न हो तो? अच्छा, योगेश जी कह रहे हैं कि सर वाइसराय क्यों लगाया था? इसके पीछे कारण बताऊं कि 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति से पहले भारत में ब्रिटिश सरकार के जो मुखिया थे उनको गवर्नर, देखो सबसे पहले गवर्नर कहा गया, फिर गवर्नर जनरल, यानी कि सबसे पहले क्या बना था? गवर्नर, और कहां का? बंगाल का। फिर क्या बना? फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बना। फिर किसका बना? कि सर फिर भारत का गवर्नर जनरल बना। और यही गवर्नर जनरल पदनाम है वो 1857 की क्रांति के बाद जब इलाहाबाद के मिंटो पार्क में किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विक्टोरिया घोषणा पढ़ी जाती है, तो उसमें यह डिसीजन लिया जाता है कि गवर्नर जनरल है, इसके पदनाम को चेंज कर दिया जाता है, और अब गवर्नर जनरल है वो क्या कहलाएगा? वाइसराय जनरल कहलाएगा। और ये 1947 तक वाइसराय जनरल कहलाया था। ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो बताओ। चलिए, उम्मीदों पे दुनिया कायम है सुमन जी। हाँ, प्राग ऐतिहासिक युग का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इतिहास का वह कालखंड जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है भाई, थ्योरेटिकल बुक भी तो आपके पास में होगी, वहां पर भी तो आप मैच करना इस क्लास को। आज के सर ने जो कंटेंट दिया है वो अपने पास में जो कंटेंट है, क्या उसका कितना परसेंट सर एमसीक्यू में कितना परसेंट दे रहे हैं, थ्योरी का कितना एमसीक्यू में दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही कॉम्बो नहीं कह सकते अपन, ये थ्योरी और एमसीक्यू दोनों को साथ में लेके चलेगा आपके। आद्य ऐतिहासिक युग यानी कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध है परंतु आसानी से पढ़े नहीं जा सकते। जैसे बात करता हूं मैं सिंधु सभ्यता की। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है, जिसे अपन ब्रुस्टोफैदम लिपि कहते हैं, जिसे गोमूत्राक्षर लिपि कहते हैं, जिसको भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है, जिसे सर्पिलाकार लिपि कहा जाता है, उस लिपि को आज तक पूर्णतः पढ़ा नहीं गया है। तो ये इतिहास के किस कालखंड में आएगी? ये इतिहास के आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत आएगी। कौन से में आएगी? आद्य ऐतिहासिक युग में। भाई यहां तो लिपि का ज्ञान ही नहीं था, तो लिखा ही नहीं है, तो फिर यहां अपन किससे जानकारी प्राप्त करें? तो यहां तो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर अपन अनुमान लगा रहे, लेकिन यहां भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में देखा जाए तब तो अपन आज भी यहां पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो लिखा उसको तो अपन पढ़ ही नहीं पा रहे। हालांकि कुछ विद्वानों ने ऐसा प्रयास किया है, इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया। आई के महादेवन ने भी ऐसा प्रयास किया था, रेवरेंड हैरिस ने भी ऐसा प्रयास किया था, लेकिन उनके प्रयासों पर अभी प्रमाणिकता का ठप्पा नहीं लगा। और क्या पता ये लगा या नहीं लगाया गया, इसके पीछे भी कारण हो सकता है, क्योंकि अगर प्रमाणिकता का ठप्पा लग जाए तो दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता का दर्जा है वो सिंधु सभ्यता को देना पड़ जाएगा, और ऐसा उस समय का यूरोपियन समुदाय नहीं चाहता था। यह भी कारण हो सकता है। ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक युग के लिखित साक्ष्य उपलब्ध है परंतु आसानी से पढ़े नहीं जा सकते। वैदिक काल की बात करता हूं तो वैदिक काल भी भारतीय इतिहास के अंतर्गत आद्य ऐतिहासिक युग में ही आएगा। लेकिन वैदिक काल की एक रोचक बात बताऊं आपको, लिखित साक्ष्य ही उपलब्ध नहीं है वैदिक काल के, तो अपने पास में वैदिक काल के तो अपने पास में लिखित साक्ष्य ही उपलब्ध नहीं है। कि सर ईशान किशान कह रहा हो वेद पढ़ दिया है, वेद वैदिक काल का ही तो है। माइंड में आई चीज आ रही है ना कि सर ऐसे कैसे कह रहे हो? अरे नहीं थे भैया, जिस समय वैदिक सभ्यता अस्तित्व में थी ना, 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच में जो वैदिक एज था, इस एज के मनुष्य जो भारतीय उपमहाद्वीप में रहते थे उनके पास में लिपि की ज्ञान नहीं था।
वो मौखिक रूप से ही ट्रांसलेट करते थे, लिपि के बारे में कोई जानकारी नहीं थी उनको। ये जो वेद पढ़ रहे हैं अपन, उपनिषद पढ़ रहे हैं, ये जो धार्मिक साहित्य पढ़ रहे हैं, इस सभ्यता के बारे में जानकारी का ये बहुत बाद में लिखा गया है, बहुत बाद में संकलित हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। वैदिक कालीन आर्यों के पास में कोई लिपि नहीं थी, इसको माइंड में सेट कर लेना। आदि ऐतिहासिक कालयुग की लिपि तो है, या तो उसे पढ़ने में सफलता नहीं मिली है या उसकी प्रमाणिकता संदिग्ध है, ये चीज मैंने क्लियर कर दी। भारतीय इतिहास में 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का कालखंड है, वो आदि ऐतिहासिक कालखंड माना जाता है। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता है, वो आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता के अंतर्गत आता है। बहुत इजी सवाल आता है, कई बार छोटी सी गलती की वजह से अपन इनको क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। ठीक है, जी सुमन जी, थोड़ी से ज्यादा मिल रहा है ना, तो फिर नहीं पढ़ना पड़ेगा, है ना, कहां जरूरत है। सिंधु और सुमेरियन सभ्यता में क्या समानता है? अन्न भंडार प्रणाली, आवास, बेल चित्रांकन, जल निकास व्यवस्था। ध्यान रखना, सिंधु और सुमेरियन सभ्यता है, इससे समानता पूछिए। क्या पूछिए? समानता पूछिए। इस प्रश्न के उत्तर का वेट करूंगा, आप उत्तर दो दके इसका। क्या उत्तर देते हो मैं देखता हूं, दके क्या उत्तर देते हो मैं देखता हूं। सिंधु और सुमेरियन सभ्यता में क्या समानता है? दो दके उत्तर दो। बिल्कुल योगेश जी, वेदों को श्रुति संहिता कहते हैं। सिंधु और सुमेरियन सभ्यता में क्या समानता थी? उत्तर दो दके इस प्रश्न का उत्तर। सुमन सुमन जी आंसर दे रहे हैं डी, योगेश जी भी जल निकास दे रहे हैं। मुझे पता था, पक्का पता था यही उत्तर आएगा, मुझे यह विश्वास था कि यही उत्तर आएगा, और आना भी स्वाभाविक था। क्योंकि जब अपन सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं तो अपने माइंड में यह चीज सेट है कि सिंधु सभ्यता अपने सुनियोजित नगर विन्यास के लिए जानी जाती है, सुनियोजित नगरीय विन्यास के लिए जानी जाती है। गार्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक द अर्बन रिवोल्यूशन में इसको भारतीय उपमहाद्वीप की पहली नगरीय क्रांति कहा। जैसे आज के नगर बसे हुए हैं, वैसे ही नगरों की बसावट के अवशेष अपने को हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा से प्राप्त हो रहे हैं। और सुनियोजित नगरीय विन्यास के अंतर्गत इनका जो नाली सिस्टम है, जल निकास प्रणाली है, वो सबसे उत्कृष्ट स्थिति में थी। ये अपन पढ़ते हैं, तो बिल्कुल आप उत्तर भी यही दोगे ना, गलत है। पूछा क्या गया है कि सिंधु और सुमेरियन सभ्यता, भैया सुमेरियन सभ्यता की विशेषता नहीं है जल निकास, ये सुमेरियन सभ्यता की विशेषता नहीं है। ये किसकी विशेषता है? सिंधु सभ्यता की। अपने को समानता पूछिए तो समानता है अन्न भंडार प्रणाली। कौन सी है? अन्न भंडार प्रणाली। कि सर ऐसे कैसे हो गया है? अन्न भंडार प्रणाली, ध्यान रखिएगा, अन्न भंडार प्रणाली समानता है सिंधु सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता और मिस्री सभ्यता। इन तीनों सभ्यताओं में आप देखोगे कि जो बड़े स्थल है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, यहां से अपने को वृहद अन्नागर के साक्ष्य मिल रहे। लकड़ी से निर्मित अन्नागर के साक्ष्य भी अपने को कालीबंगा से प्राप्त हो रहे हैं। इसको इंपोर्टेंट करके ऐड कर लेना यहां पे। लकड़ी से निर्मित अन्नागर के साक्ष्य, अन्नागर के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? कि सर कालीबंगा से मिले थे। ठीक है, हालांकि इस सभ्यता के बड़े अन्नागरों की मैं बात करता हूं तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है, हड़प्पा से मिलता है, लोथल से मिलता है, कालीबंगा से। इन चार स्थानों से अपने को वृहद अन्नागर के साक्ष्य मिले। लकड़ी से निर्मित अन्नागर के साक्ष्य कालीबंगा से मिलते हैं। यही इसी प्रकार के अन्नागर है वो सुमेरियन सभ्यता में भी अपने को प्राप्त होते हैं, और मिस्री सभ्यता में भी इस प्रकार के अन्नागर अपने को प्राप्त होते हैं। ठीक है, सिंधु तथा सुमेर की सभ्यता में अन्नागर की समानता थी, ध्यान रखिएगा। मिस्र तथा सुमेर की सभ्यता में हड़प्पा की तरह अन्नागर है वो अपने को प्राप्त होते हैं। एक तरफ पुरातात्विक स्थल दे रखे और दूसरा यहां से प्राप्त महत्वपूर्ण पुरातात्विक अवशेष है, अपने को सम्मिलित करना है। ठीक है, मोहनजोदड़ो नगर, दुर्ग और निचली बस्ती,
ना, नगर, दुर्ग और निचली बस्ती, ये शब्द आ जाए ना तो माइंड में एक ही स्थान सेट होना चाहिए। नगर, दुर्ग और निचली बस्ती के अवशेष यहां से मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे हैं। लोथल से बड़ा नागर, कालीबंगा से ईंटों से बनी गोदी और सुत का गेंडोर, नगर, दुर्ग और किलेबंद निचली बस्ती। कितना अच्छा प्रश्न है। बताओ तो सम्मिलित करनो इन तो सम्मिलित कर सको तो आराम हो। देखिए मोहनजोदड़ो से क्या मिला अपने को? वृहद अन्नागर मिला, ठीक है। लोथल से ईंटों से बना डोकयार्ड मिला, गोदीवाड़ा के नाम से अपन इसको जानते। कालीबंगा, कालीबंगा का नगर दुर्ग एक था प्रकोटे युक्त और एक निचली बस्ती थी, ये भी प्रकोटे युक्त थी, ठीक है। सुत का गेंडोर की बात करते हैं तो यहां नगर दुर्ग और किलेबंद निचली बस्ती के अवशेष है, वो अपने को कहां से प्राप्त होते हैं? सुत का गेंडोर से प्राप्त होते हैं, ठीक है। हालांकि ऐसे अवशेष अपने को कालीबंगा से भी प्राप्त हो रहे हैं, तो इसको सही सम्मिलित करना है। एक के अंदर दो आना चाहिए, एक के अंदर दो कहां आ रहा है? इसमें तो आ नहीं रहा तो इसको एलिमिनेट कर दो, इसमें भी नहीं आ रहा तो इसको भी एलिमिनेट कर दो, इसमें भी नहीं आ रहा तो इसको भी एलिमिनेट कर दो, तो ये बी इसका सही उत्तर रह जाएगा। एक के अंदर दो आ गया और दो के अंदर तीन आ गया, ठीक है। तीन के अंदर एक आ जाएगा और चार के अंदर, डी के अंदर चार आ जाएगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो से बड़ा नागर मिला, ईंटों से बनी गोदी, कालीबंगा नगर दुर्ग और निचली बस्ती, सुत का गेंडोर नगर दुर्ग और किलेबंद निचली बस्ती। यहां से एक सवाल और आएगा, आपके माइंड में छाप लेना इसको अच्छी तरीके से, इंपोर्टेंट करके। एकमात्र सैंधव स्थल, एकमात्र सैंधव नगर, सिंधु सभ्यता के जो स्थल है उन्हीं को मैं सैंधव नगर कहता हूं, ठीक है, सैंधव स्थल कहता हूं। नगर जो तीन भागों में विभाजित था, तीन भागों में विभाजित था। बाकी जगह अपने को दुर्ग और निचली बस्ती के अवशेष मिलेंगे, लेकिन यहां एक मध्यम नगर के अवशेष भी मिले थे, और वो एकमात्र स्थान है इस सभ्यता का। और वो कौन सा स्थान है? वो है साहब धोलावीरा। कौन सा वीरा? वो है धोलावीरा। धोलावीरा एकमात्र सिंधु सभ्यता का स्थल है जहां से नगर की बसावट में अपने को तीन स्तर मिल रहे हैं। एक सबसे ऊपर है वो अपने को मिल रहा है दुर्ग, बीच में मध्यम नगर और सबसे नीचे निम्न नगर। ये एकमात्र सैंधव स्थल है जो तीन भागों में विभाजित था, धोलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राखीगढ़ी मध्यम शहर के साक्ष्य मिले क्या? हड़प्पा से स्वादान एच के साक्ष्य मिले क्या? बिल्कुल मिले। मोहनजोदड़ो से स्वादान R37 मिला क्या? नहीं मिला। कालीबंगा से पुरुष स्त्री का युग्म स्वादान मिला है? बिल्कुल मिला है, ठीक है। राखीगढ़ी ध्यान रखना, भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल है ये राखीगढ़ी, हरियाणा में पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा गड़बड़ हुआ है टाइप करने में, यहां मध्य शहर को काट ही दो आप, क्योंकि ये फिर मिसगाइड करेगा आपको। मध्यम शहर की जगह मध्यम नगर आता है, और मध्यम नगर दुर्ग और निचले नगर के साक्ष्य केवल धोलावीरा से अपने को प्राप्त होते हैं। हड़प्पा संस्कृति, यहां से कब्रिस्तान एच का संबंध भी यहीं से है, और सेमेट्री R37 का संबंध है। सेमेट्री R37 की बात करते हैं तो इसका संबंध भी कहां से है? हड़प्पा से, क्योंकि मोहनजोदड़ो से तो कोई कब्रिस्तान के साक्ष्य ही नहीं मिले। ये मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के अवशेष प्राप्त नहीं हुए, ये क्लियर कर लीजिएगा। कालीबंगा से पुरुष और स्त्री का युग्म स्वादान मिले हैं। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के युग्म स्वादान के साक्ष्य अपने को लोथल से भी प्राप्त हुए। कालीबंगा और लोथल में बहुत सारी समानताएं देखने को मिलेगी आपको। कैसे? युग्म स्वादान के साक्ष्य लोथल से भी मिल रहे हैं, कालीबंगा से भी मिल रहे हैं। और जो अग्नि वेदिकाएं हैं, अग्नि वेदिकाएं लोथल से भी प्राप्त हो रही है और कालीबंगा से भी प्राप्त हो रही है। पारस की एक बेलनाकार मोहर के अवशेष है, वो लोथल से भी प्राप्त हो रहे हैं और कालीबंगा से भी प्राप्त हो रहे हैं। तो ये समानताएं अपने को देखने को मिलेगी कहां? कालीबंगा और लोथल में।
सती प्रथा के प्रचलन के सांकेतिक साक्ष्य लोथल से भी प्राप्त हो रहे हैं और कालीबंगा से भी प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है सर, कालीबंगा से दोहरी प्राचीर के मिले थे, सब जगह मिले हैं सुमन जी। अन्नागढ़ 4 जगह मिले, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा और 5वां और ऐड कर लो अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो बनावली। यहां से अन्नागढ़ के अवशेष मिल चुके हैं। और उसके बाद योगेश जी सर कालीबंगा से दोहरी प्राचीर के मिले थे, तो दोहरी रक्षा प्राचीर, दोहरी रक्षा प्राचीर युक्त जो बस्ती है उसके साक्ष्य अपने को कालीबंगा से मिलते हैं, बिल्कुल सही है। दोहरी रक्षा प्राचीर युक्त बस्ती के साक्ष्य अपने को कहां से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं, ये बिल्कुल सही है योगेश जी। या तो प्रश्न को पूरा टाइप कीजिए, आपके माइंड में क्या क्या द्वंद्व चल रहा है वो बताओ। अभी आगे एक प्रश्न आएगा कालीबंगा वाला, पूरा डिटेल से क्लियर हो जाएगा आपके। तो यहां गलत कौन सा है? सी गलत है। एक प्रश्न आएगा कालीबंगा वाला, पूरा डिटेल से क्लियर कर दूंगा। स्वाधान R37 हड़प्पा स्थल के दक्षिण में स्थित कब्रिस्तान से प्राप्त हुए। यहां से शव काष्ठ पेटिका मिली थी, यह भी आपके सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। शव काष्ठ पेटिका है जिसे विदेशी काफून भी कहते हैं, वुडन काफून, विदेशी कब्र भी कहते हैं, और यह हड़प्पा से अपने को प्राप्त हुई है, यह भी सेकंड ग्रेड में आया था। ठीक है, देवदार की लकड़ी की बनी हुई थी। कालीबंगा से युगल या युग्म स्वाधान के साक्ष्य मिले, और मैंने अभी कहा था कि लोथल से भी इसी प्रकार के स्वाधान के साक्ष्य वो अपने को प्राप्त हो चुके हैं। मैंने कहा था ना कालीबंगा लोथल में बहुत सारी समानताएं हैं, तो एक समानता ये भी है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना। कालीबंगा वाला कंसेप्ट अभी आपके क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूरा कालीबंगा मैंने लिया है, कोशिश किए कालीबंगा से संबंधित जो भी फैक्ट है अपने वो आए। मोहनजोदड़ो, क्या यहां से कांस्य रत्न मिला है? हड़प्पा उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी यहां से मिली है। लोथल पक्की मिट्टी का हल मिला है। बनावली, क्या हाथी दांत की स्केल मिली है? क्या दो दगे को उत्तर दो। प्रश्न संख्या 16 है और इसका उत्तर दो दगे। उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी का मतलब क्या है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, और इस प्रकार की कांस्य कुल्हाड़ी है वो अपने को कहां से प्राप्त हुई है? उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी अपने को मोहनजोदड़ो से मिली। और कांस्य रथ कि सर हमने तो दईमामाबाद ही पढ़ा है, ये कहां से आया? कि भैया हड़प्पा से भी मिला है। कांस्य रथ के साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हो चुके हैं, ध्यान रखना। लोथल से क्या मिला? कि साहब हाथी दांत की स्केल मिली है लोथल। और पक्की मिट्टी का हल का नमूना कहां से मिला? बनावली से मिला। मिट्टी से निर्मित हल का मॉडल कहां से मिला? बनावली से मिला। हाथी दांत की स्केल कहां से मिली? लोथल से मिली। हड़प्पा से कांस्य रथ के साक्ष्य प्राप्त हो चुके हैं। मोहनजोदड़ो से उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी के साक्ष्य प्राप्त हो चुके हैं। तो अब इसको सम्मिलित करो, एक के अंदर 2 आना चाहिए, एक में 2 यहां तो आ नहीं रहा है, और एक में यहां भी 3 आ रहा तो ये गलत हो जाएगा, और यहां 4 आ रहा तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसको सही सम्मिलित कर दो, सी वाला सही सम्मिलित हो जाएगा। भाई 1 के अंदर 2 आ गया, 2 के अंदर 1 आ गया, 3 के अंदर 4 आ गया, और 4 में 3 आ गया। मोहनजोदड़ो यहां से उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले, कांस्य रथ के साक्ष्य हड़प्पा से, लोथल से हाथी दांत की स्केल, बनावली से पक्की मिट्टी का हल। हड़प्पा से तांबे की इक्का गाड़ी प्राप्त होती है, तथा कांस्य रथ है वो अपने को कहां से प्राप्त होता है? दईमामाबाद से। कांस्य रथ कहां से प्राप्त होता है? दईमामाबाद से। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये जो तांबे की इक्का गाड़ी वाला कंसेप्ट है ना, ये ध्यान रखिएगा, इक्का गाड़ी की जगह कांस्य रथ लिखा हुआ भी अपने को प्राप्त हो सकता है। इक्का गाड़ी जानो ना, 1 बैल उचाल है, 1 बैल से जो गाड़ी चलती है उसको इक्का गाड़ी कहते हैं, ठीक है, और 2 बैल उचाल है बिने दुक्का गाड़ी कह सको, बिन गाय कह सको दुक्का गाड़ी। ठीक है, कांस्य रथ के साक्ष्य दईमामाबाद से मिले, और इक्का गाड़ी हड़प्पा से तांबे की इक्का गाड़ी के साक्ष्य मिले, और इसी इक्का गाड़ी है, इसको ही कांस्य रथ कहा जाता है। ऐसे ही साक्ष्य अपने को दईमामाबाद से भी मिले हैं, दोनों क्लियर कर लेना। प्रथम हड़प्पा स्थल कौन सा है जिसका उत्खनन स्वतंत्र भारत में हुआ था? तो ये अभी मैंने पीछे प्रश्न लिया था,
स्वतंत्र भारत में उत्खनन किसका हुआ था? तो साहब रोपड़ का हुआ था। और रोपड़ का उत्खनन कब हुआ था? कि सर 1950 में हुआ था। और किसने किया था? कि बीबी लाल ने किया था। बीबी लाल ने किया था। रोपड़ कहां पड़ता है? कि साहब पंजाब में पड़ता है। कहां पड़ता है? पंजाब में। ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में खोजा गया और उत्खनित प्रथम स्थल रोपड़ था, दूसरा कालीबंगा है। रोपड़ का उत्खनन है वो 1953 से 56 में। ध्यान रखना ये उत्खनन है, खोज नहीं है। उत्खनन है 1953 से 56 में। ठीक है। जगदत्त शर्मा ने किया और खोज 1950 में किसने कर दी थी? बीबी लाल ने। ठीक है। कुत्ते, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य अपने को कहां से मिले? रोपड़ से। निम्नलिखित हड़प्पाकालीन स्थलों को उनके काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इस प्रकार का ये दूसरा प्रश्न है। अब ये तभी व्यवस्थित कर पाएंगे जब अपने को खोज किसने की थी, कब की थी, ये अपने को याद रहे तब तो अपन इनको व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है। बात करता हूं मैं आलमगीरपुर की। आलमगीरपुर की खोज है वो कब की गई थी? तो सर आलमगीरपुर की खोज तो की गई थी 1958 में। 1958 में की गई थी। सुतका गेंडोर की खोज कब की गई थी? तो 1927 में की गई थी। 1927 के अंदर की गई थी सुतका गेंडोर की खोज। और उसके बाद में रंगपुर की खोज की गई थी 1931 के आसपास में। और चौंदड़ों की खोज है वो भी 1931 के आसपास में की गई थी। चौंदड़ों की खोज है वो भी कब की गई थी? 1931 के आसपास में ही चौंदड़ों की खोज की गई थी। 1931-32 आप ले सकते हो, चौंदड़ों की खोज की गई थी। तो पहला के अंदर कहीं आई? पहला के अंदर आ जाए 2, दूजा के अंदर 3, फिर आ जाए 4 और फिर आ जाए 1। 2 3 4 1, 2 3 4 1, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर रह जाएगा। हड़प्पाकालीन स्थल है चौंदड़ो। खोज है वो 1931 में की थी, एनजी मजूमदार ने की थी। ठीक है। रंगपुर की खोज भी 1931 में एमएस वत्स के द्वारा की गई थी। सुतका गेंडोर की खोज 1927 में आरएल स्टाइन ने की थी। और 1962 में जॉर्ज डेल्स हैं जिन्होंने यहां उत्खनन किया था। दुर्ग के अवशेष मिले, बंदरगाह के अवशेष मिले और निचले नगर का पता है वो आरएल डेल्स के द्वारा लगाया गया था। आलमगीरपुर यूपी में पड़ता है। 1958 में जगदत्त शर्मा ने यहां उत्खनन किया था। ठीक है। हड़प्पाकालीन स्थल चौंदड़ो जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंतर्गत आता है, इसकी खोज भी एनजी मजूमदार के द्वारा की गई थी और यहां उत्खनन अर्नेस्ट मैके ने किया था 1935 में। रंगपुर कहां पड़ता है? रंगपुर की खोज तो 1931 में हो गई थी एमएस वत्स के द्वारा और ये अहमदाबाद गुजरात के अंतर्गत आता है। और उत्खनन है वो 1953-54 में एसआर राव के द्वारा किया गया था और ये वही एसआर राव है जिन्होंने लोथल की खोज की थी। ठीक है। ये पूरी पीपीटी एक बार पढ़ लेना इसको। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उस काल में भारत में वस्त्र बनाने में कपास का प्रयोग होता था? बिल्कुल होता था, क्योंकि इस कपास की कृषि के साक्ष्य, कपास की कृषि के प्रारंभिक साक्ष्यों की मैं बात करता हूं। इस सभ्यता के अंतर्गत तो अपने को कहां से प्राप्त हो चुके हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो चुके हैं। कहां से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है। उसके बाद यह सभ्यता मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। बिल्कुल सही है साथी। भारतीय धर्म, अच्छी तरीके से सुनना जो मैं कह रहा हूं, वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो धर्म वो क्षेत्र है जहां से भारतीय समाज आज भी इस सभ्यता, सिंधु सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है। कैसे ले रहा है? कि मूर्ति पूजा के साक्ष्य सबसे पहले अपने को इस सभ्यता में मिलते और आज भी अपने मूर्ति पूजा प्रचलित है। प्रकृति पूजा, ये लोग प्रकृति पूजक थे, प्रकृति की विभिन्न शक्तियों की ये पूजा करते थे। ठीक है। पशु पक्षियों की ये पूजा करते थे, आज भी अपन करें। वृक्ष पूजा ये लोग करते थे, आज भी अपन वृक्षों की पूजा करें। लेकिन यहां एक शब्द लिखा हुआ है कि यह सभ्यता मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी और उसमें धार्मिक तत्व हालांकि उपस्थित तो था, लेकिन धार्मिक तत्व का इतना कोई वर्चस्व नहीं था। इतने वर्चस्वशाली ऐसे अवशेष अपने को नहीं मिले, क्योंकि ना तो अपने को मंदिरों के साक्ष्य मिल रहे, केवल चबूतरों के साक्ष्य मिल रहे, केवल चबूतरों के साक्ष्य मिल रहे। नाग पूजा के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिल रहे, नाग पूजा के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिल रहे। धार्मिक अनुष्ठानों की मैं बात करता हूं तो कहीं पर अपने को ऐसे स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिल रहे। हालांकि लोथल और कालीबंगा को छोड़ दे तो जहां यज्ञ वेदिकाओं के अवशेष मिल रहे हैं, बाकी और किसी स्थल से इस प्रकार के बड़े स्तर पर अवशेष अपने को नहीं मिल रहे। तो धर्म अस्तित्व में तो था, देवी देवताओं की ये पूजा कर रहे थे, प्राकृतिक देवताओं की पूजा कर रहे थे, लेकिन इतना वर्चस्वशाली नहीं था जितना अपने को वैदिक काल में देखने को मिल रहा है। तो दोनों कथन सही है। दोनों कथन क्या है? सही है। 1 और 2 दोनों सही है।
कौन सा भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पीय स्थल है? इस पर चर्चा कर चुके हैं अपन, है ना। भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पीय स्थल का दर्जा है वो किसको दे दिया गया है? राखीगढ़ी को दे दिया गया है। और राखीगढ़ी कहां है? हरियाणा में। राखीगढ़ी कहां है? हरियाणा में है। और ये दर्जा इसको 2014 के बाद में दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। भारत में प्राप्त सबसे बड़े हड़प्पीय स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी। हरियाणा के जिंद जिले में प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित इस स्थल की खोज प्रोफेसर सूरज भान और आचार्य भगवान देव के द्वारा की जाती है। इसके पश्चात रफीक मुगल, अच्छी तरीके से याद रखिएगा, एकमात्र मुस्लिम पुरातत्वविद है जो इस सभ्यता से जुड़ा हुआ है, रफीक मुगल। इन्होंने यहां उत्खनन किया था। यह एक प्राक हड़प्पा कालीन स्थल है, यानी कि जिस समय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अस्तित्व में नहीं थे उस समय यह स्थल अस्तित्व में था, राखीगढ़ी। यहां से सिंधु लिपि युक्त एक लघु मुद्रा तथा बच्चों के पिट्टू खेल के साक्ष्य मिले। बताओ रे, पिट्टू खेल करने खेलोगे आप? पिट्टू खेल खेला है क्या तुम लोगों ने? कभी खेला है पिट्टू खेल? और खेला तो बताओ क्या होता है पिट्टू खेल? बताओ पिट्टू खेल किन कहते हैं? पिट्टू खेल का साक्ष्य कटे मिला तो राखीगढ़ी में मिले। धोलावीरा भारत का दूसरा बड़ा स्थल है। ठीक है, ये क्षेत्रफल वाले आंकड़े तो चेंज होते रहते हैं, ठीक है, तो इसको ज्यादा लोड नहीं लेके चलना। वीके अग्निहोत्री और ग्रेगरी पोस्कल ने राखीगढ़ी का क्षेत्रफल है वो 230 हेक्टेयर के आसपास में बताया। ये वही ग्रेगरी पोस्कल है जिसने सिंधु सभ्यता का उत्तरी छोर है वो सुर्तगई को बताया था। सुर्तगई अफगानिस्तान में पड़ता है। सुर्तगई कहां पड़ता है? अफगानिस्तान में। पिट्टू खेल के बारे में बताओ रे। कमेंट करो भाई, पिट्टू खेल के बारे में कमेंट करो तो। पिट्टू खेल खेलोगे थे? बताओ तो। पिट्टू खेल खेला है क्या कभी? निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से ऊंट की अस्थियों के साक्ष्य मिले? मैंने आपको दो चीजें कही थी, ठीक है। हालांकि यहां तो अब क्या होता है कि नवीनतम जो उत्खनन है वो ये कह रहे हैं कि मोहनजोदड़ो से भी ऊंट की अस्थियों के अवशेष अपने को प्राप्त हो चुके। लेकिन एक राजस्थान की बहुचर्चित भर्ती रही थी 2021 की पीएसआई वैकेंसी, ठीक है, और उसमें भी एक प्रश्न पूछा गया था 2021 वाली वैकेंसी में। सॉरी, 21 वाली वैकेंसी में सवाल आया था कि निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए? और वहां ऑप्शन के अंदर दे रखा था कालीबंगा, लोथल, ठीक है, और दो और कोई थे। अब क्या होता है कि आयोग ने उसका उत्तर है वो कालीबंगा ही माना। क्यों माना था? उसके पीछे रीजन भी था कि एक तो राजस्थान में आयोजित हो रहे एग्जाम के लिए ये परीक्षा आयोजित हुई थी, दूसरा कालीबंगा राजस्थान से संबंधित था, ठीक है, और इस वजह से पेपर सेटर ने कह दिया कि भैया मैं लोथल नहीं मानूंगा। हालांकि लोथल से मिली है, लोथल से भी अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले, ये प्रमाणिक किताबों में लिखा हुआ, ठीक है, तो उन्होंने कालीबंगा उत्तर माना। उसी प्रकार अगर सवाल आ जाए कि किस सैंधव स्थल से ऊंट की अस्थियों के साक्ष्य मिले, ऊंट की अस्थियों के साक्ष्य मिले, तो अपने को क्या करना है? कालीबंगा ही करके आना है। अपन तो हड़प्पा तब करेंगे जब कालीबंगा ऑप्शन में नहीं हो। जब कालीबंगा ऑप्शन में नहीं हो तब क्या करके आना है? तब ये हड़प्पा क्या मोहनजोदड़ो करके आना है। तब क्या करके आओगे? मोहनजोदड़ो। बाकी तो अपने को क्या करना है? कालीबंगा करना है, ठीक है। कालीबंगा शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये आप सबको पता है कि सर शाब्दिक अर्थ क्या है इसका? शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। और ये काले रंग की चूड़ियां हैं वो काले रंग की कैसे? यानी कि मिट्टी से निर्मित है, कालीगाराओं, मिट्टी से निर्मित। ये सबसे ज्यादा यहां प्राप्त हुई है, इस वजह से इसको नाम क्या दे दिया गया? कालीबंगा। क्योंकि बंगा है वो पंजाबी भाषा का शब्द है और पंजाबी भाषा में बंगा है वो चूड़ियों के लिए प्रयुक्त शब्द होता है। किसके लिए? चूड़ियों के लिए। सर अगर सिंधु सभ्यता है वो मात्र सत्तात्मक थी तो पुरुष पुरोहित की पशुपतियों की मोहर से क्या समझे?
बहुत अच्छा प्रश्न है योगेश जी, लेकिन इस प्रकार की जो मोहर अपने को प्राप्त हो रही है वो केवल और केवल स्थान विशेष तक सीमित है। जैसे पशुपतिनाथ की मोहर अपने को प्राप्त हो रही है तो वो केवल मोहनजोदड़ो से जो मूर्ति है वो पशुपति की मोहर अपने को प्राप्त हो रही है, बाकी और किसी स्थल से अपने को प्राप्त नहीं हो रही, क्योंकि इन लोगों ने जो लिखा है ना उसको तो अभी तक अपन पढ़ नहीं पा रहे। तो केवल और केवल इस सभ्यता के बारे में आज भी अपन अनुमान ही लगा रहे। क्या लगा रहे? अनुमान लगा रहे। अब इसी पशुपति नाथ की जो मोहर अपने को प्राप्त हो रही है, ऐसी मोहरें अगर अनेक जगह अपने को प्राप्त हो जाती, या फिर पुरोहित राजा की प्रतिमाएं हैं वो लगभग सारे स्थानों पर अपने को प्राप्त हो जाती, तो कहीं ना कहीं ये संकेत जरूर मिल जाता अपने को कि समाज का जो मुखिया था वो पुरुष ही था। वो क्या था? पुरुष था। लेकिन ऐसे सब जगह अपने को अवशेष नहीं प्राप्त हो रहे, और ऐसे साक्ष्य अपने को स्पष्ट ये भी नहीं मिल रहे प्रमाणित रूप से। तो अपन ये भी नहीं कह सकते कि ये समाज पूर्णतः मात्र सत्तात्मक था, ये नहीं कह सकते प्रमाणित रूप से, ठीक है। और ना ही ऐसा किसी पुरातात्विक ने प्रमाणित भी किया, कोई ऐसे साक्ष्य उनको नहीं मिले अभी तक। ये अनुमान पे चल रही है सभ्यता पूरी की पूरी, और अनुमान ये कह रहा है कि परिवार की मुखिया है वो महिला रही होगी, महिला रही होगी, समाज मात्र सत्तात्मक रहा होगा, ठीक है। अब आगे बढ़िए, कालीबंगा वाला कंसेप्ट यहां क्लियर करो। राजस्थान के गंगानगर जिले किसी समय था, वर्तमान में कौन सा जिला है? कि सर वर्तमान में हनुमानगढ़ जिला हो गया, ठीक है। तो गंगानगर को डिलीट कर दो। प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। अमलानंद घोष ने 1952 में इसकी खोज की थी। सरस्वती, या जिसे आप वर्तमान में घग्गर और उसकी सहायक द्रस्वती यानी चौतांग की घाटियों, कुल 24 स्थल इस व्यक्ति के द्वारा खोजे गए थे। किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा, और इसी में एक नाम आता है कालीबंगा का। हालांकि इस घाटी में स्थित कालीबंगा की ओर सर्वप्रथम संकेत किस व्यक्ति के द्वारा? एलपी टेसीतोरी तथा आरएल स्टाइन के द्वारा दिया गया था, परंतु इसे खोजने का श्रेय अमलानंद घोष को दिया जाता है। जैन गुरु विजय धर्म सूरी के शिष्य एलएफ टेसीतोरी को भारतीय लुइस के नाम से जाना जाता है, और महाराजा गंगा सिंह के मित्र टेसीतोरी की मृत्यु के बाद बीकानेर के राजा के किले से थोड़ी दूर इनको दफनाया गया था। यानी कि चारण साहित्य पर शोध करने के लिए गंगा सिंह जी ने इनको बुलाया था, एलपी टेसीतोरी को बुलाया था, लेकिन अल्प आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। और कुछ जगह अपने को यह लिखा हुआ मिलता है कि कालीबंगा का अप्रत्यक्ष रूप से कालीबंगा की यात्रा या खोज करता है वो एलपी टेसीतोरी को मानते हैं, लेकिन इतिहासकार है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि भैया सबसे पहले खोज करने वाला अमलानंद घोष है, ठीक है। तो अपने को केवल और केवल प्रश्न की लैंग्वेज को पढ़ करके उत्तर देना है, भावुकता में नहीं बहना है कि ना सर ने बताया था कालीबंगा का अप्रत्यक्ष खोज करता है वो एलपी टेसीतोरी, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, प्रश्न को अच्छी ढंग से पढ़ना कि प्रश्न के क्या रहा है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कालीबंगा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तब उस प्रश्न को ढंग से पढ़िएगा। कालीबंगा की खोज है वो अमलानंद घोष ने की है। अगर ऑप्शन प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि एलपी टेसीतोरी है वो किस स्थल के प्रारंभिक खोजकर्ताओं के रूप में जाने जाते, तब तो अपन कालीबंगा करके आ जाएंगे, क्योंकि ऐसा बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है कि कालीबंगा की यात्रा पर गए थे ये। लेकिन इनका जो उद्देश्य है वो पुरातत्व की खोज करना नहीं था, इनका उद्देश्य था चारण साहित्यिक रचनाओं की खोज करना, चारण साहित्य पर लिखी गई साहित्यिक रचनाओं की खोज करना इनका उद्देश्य था। तो इन्होंने कालीबंगा के पूरा अवशेषों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया था, ठीक है, क्योंकि ये तो उसको खोज रहे थे, किसे? पृथ्वीराज राठौड़ को खोज रहे थे, डिंगल के हेरोस को खोज रहे थे। डिंगल का हेरोस इन्होंने नाम दिया था उसको, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उत्खनन किसने किया था? बीबी लाल और बीके थापर ने किया था, ठीक है। कालीबंगा है वो प्राक हड़प्पा कालखंड और विकसित हड़प्पा कालखंड से जुड़ा हुआ है। अब प्राक हड़प्पा से दो चीजें याद रखो। एक तो याद रखो कि भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य वो किस कालखंड के माने जाते हैं? तो ये जो भूकंप के साक्ष्य है ना वो प्राक हड़प्पा कालखंड के भूकंप के साक्ष्य, ठीक है। इसके अलावा कृषि के जो साक्ष्य मिल रहे हैं अपने को, कृषि यानी कि जो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिल रहे हैं, जुते हुए खेत के जो साक्ष्य अपने को प्राप्त हो रहे हैं
वो भी प्राक हड़प्पा काल के बताए जाते हैं। यानी कि जिस समय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर अस्तित्व में नहीं थे, उस समय कालीबंगा अस्तित्व में था, उस समय कालीबंगा अस्तित्व में था। और जिस समय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अस्तित्व में थे, उस समय भी कालीबंगा अस्तित्व में था। इसी वजह से इतिहासकार है वो हड़प्पा का उत्खनन है वो 5 स्तरों में कर रहे हैं। कितने? ये कालीबंगा का उत्खनन है वो 5 स्तरों में कर रहे हैं। इन 5 स्तरों में से 2 स्तर है वो प्राक हड़प्पा काल के बता रहे और 3 स्तर है वो हड़प्पा काल के बता रहे। उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य यहां से नहीं मिल रहे। एच.डी. सांकलिया, दशरथ शर्मा आदि विद्वानों ने सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी है वो इसको माना है। यहां एच.डी. सांकलिया क्यों लिखा? एच.डी. सांकलिया क्यों लिखा? इसके पीछे कारण बताता हूं। सबसे पहले कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तृतीय राजधानी है ऐसा अनुमान किसने लगाया था? तो बीबी लाल ने लगाया था। किसने लगाया था? बीबी लाल ने। ये उन्होंने अनुमान लगाया कि सर ये कहां पे लिखा हुआ है? कि ये लिखा है एच.डी. सांकलिया ने। हसमुख धीरजलाल सांकलिया है। एच.डी. सांकलिया की मैं बात करता हूं। एच.डी. सांकलिया, एच.डी. सांकलिया के द्वारा एक बुक लिखी गई है, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इस किताब में इन्होंने लिखा है कि कालीबंगा सिंधु सभ्यता की तृतीय राजधानी थी ऐसा अनुमान सबसे पहले बीबी लाल ने लगाया। और कालांतर में बीबी लाल के इसी अनुमान पर मोहर किसने लगाई थी? तो चूरू के दशरथ शर्मा ने लगाई थी। किसने लगाई थी? चूरू के डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। इन्होंने इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा है। दोनों कंसेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए? हो गए ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है? आगे बढ़ो। कालीबंगा सिंधु सभ्यता में चूड़ी निर्माण का केंद्र था, क्योंकि बंगा शब्द है वो पंजाबी भाषा का है और इसका अर्थ ही चूड़ी होता है। शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा अपने विविध प्रकार के टेराकोटा, शंख, शेलखड़ी की चूड़ियों हेतु प्रसिद्ध था। कालीबंगा के मकानों, चबूतरों तथा रक्षा प्राचीर, किलेबंदी में कच्ची ईंटों का ही प्रयोग किया गया था और यही कारण है कि कालीबंगा को गरीबों का शहर या दीनहीन बस्ती कहा गया था। यहां एक चीज और ऐड कर लेना इंपोर्टेंट करके, अलंकृत फर्श के साक्ष्य कहां से मिले? अलंकृत फर्श के साक्ष्य ये भी कालीबंगा से मिले अपने को, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करता हूं, ये एकमात्र सैंधव स्थल है जहां की फर्श में डिजाइन की हुई ईंटों के साक्ष्य मिले। मांडना कौन मांडया करेगी आप आगे आंगना में, तो इस प्रकार के मांडने हैं वो कालीबंगा में प्राप्त जो अवशेष हो रहे हैं, अवशेष अपने को प्राप्त हो रहे हैं। जो फर्श के अवशेष है वहां कहते हैं कि जिन ईंटों का प्रयोग किया गया था उनके ऊपर विभिन्न प्रकार की डिजाइनें काम में ली गई थी, ठीक है। तो अलंकृत फर्श के साक्ष्य भी कहां से मिले? कालीबंगा से। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से हड़प्पा संस्कृति के लोगों की जल संसाधन व्यवस्था के लिए जागरूकता और तकनीकी कौशल का प्रमाण मिलता है? बताओ, कितना अच्छा प्रश्न है। जल संसाधन व्यवस्था के लिए जागरूकता और तकनीकी कौशल का प्रमाण मिलता है। धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करो। प्रश्न को ढंग से पढ़ के उत्तर देना है, ठीक है। बिल्कुल मिले हैं योगेश जी, बिल्कुल मिले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रचलित जो लिपि थी उसके अवशेष कालीबंगा से नहीं मिले, बिल्कुल मिले हैं। कभी आप कालीबंगा संग्रहालय की यात्रा पर जाइएगा, जो 1985 के आसपास में वहां स्थापित किया गया था, शायद 1985-86 में कालीबंगा संग्रहालय पुरातत्व विभाग के द्वारा स्थापित किया गया है। और वहां जो पूरा अवशेष है वहां आप देखिएगा, हड़प्पा से जो पूरा अवशेष मिल रहे हैं, ठीक है, उन पर जिस लिपि का प्रयोग किया गया, क्योंकि चित्रात्मक लिपि है, वैसे ही अवशेष अपने को कालीबंगा से भी मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। और आप 12th की हिस्ट्री की किताब भी देख लीजिएगा, शायद उसमें भी बहुत सारे चित्र है वो बने हुए हैं।
धोलावीरा से तो उत्कृष्ट जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले ही है, इसके साथ साथ में मोहनजोदड़ो से भी मिले, यानी कि 1 और 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है केवल, और क्योंकि प्रश्न इस प्रकार से दिया गया। हड़प्पा से अपने को किसी विशाल स्नानागार के साक्ष्य नहीं मिले, कालीबंगा से भी नहीं मिले, कालीबंगा से तो उत्कृष्ट जल प्रबंधन व्यवस्था का अभाव मिला है। सिंधु सभ्यता की जो मूलभूत विशेषता है, जिसमें सुनियोजित नगरीय विन्यास के अंतर्गत जल निकास प्रणाली सबसे पहले आती है, उस जल निकास प्रणाली के अभाव के साक्ष्य कालीबंगा में मिल रहे हैं। हालांकि कालीबंगा से लकड़ी की नालियों के साक्ष्य भी मिल रहे हैं, यह भी ध्यान रखना। जल निकास प्रणाली का अभाव देखने को मिलता है, अभाव। लकड़ी की नालियों के अवशेष भी मिल रहे हैं, लकड़ी की नालियों के अवशेष ये भी कहां से मिल रहे हैं, तो ये कालीबंगा से अपने को प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, धोलावीरा से बांध निर्माण, कृत्रिम जलाशय, जल संग्रहण, उत्कृष्ट जल प्रबंधन, वाटर हार्वेस्टिंग के साक्ष्य मिलते हैं, तथा धोलावीरा से 16 छोटे बड़े तालाब भी मिले। सुनामी जैसी समुद्री तूफान के साक्ष्य भी धोलावीरा से मिल चुके। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार है, वो जल संसाधनों का सर्वोत्तम प्रमाण माना जाता है। ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो से जो विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, ये जो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से अपने को प्राप्त हुआ है, इसे द ग्रेट बाथ टब भी कहा गया है, बाथ टब भी इसको कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा इसकी एक फैक्ट और है, जॉन मॉर्सल ने इसको आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। जॉन मॉर्सल ने इसे आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। आश्चर्यजनक निर्माण क्यों कहा था? कि यहां के लोग इतने एडवांस थे, एक बहुत बड़ी जल को संग्रहित करने वाली एक कह सकते हैं कि एक तालाब का इन्होंने निर्माण कर लिया था, या एक बाथ टब भी वृहत स्नानागार का निर्माण किया था। और जल का अवशोषण ना हो, जल के अवशोषण को रोकने के लिए उसका जो आधार है, उस आधार पर बिटुमिन की परत चढ़ाई हुई थी, ताकि जल का अवशोषण नहीं हो सके। तो साइंस टेक्नोलॉजी में ये बहुत एडवांस थे ये लोग। विश्व में विश्व में जल संरक्षण के प्राचीनतम अवशेष अपने को मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। इसके अलावा वाटर हार्वेस्टिंग, जल प्रबंधन के प्राचीनतम साक्ष्य धोलावीरा से मिलते हैं। जैसे बांध है ना, बांध, कृत्रिम बांध के साक्ष्य अपने को धोलावीरा से मिलते हैं। 16 कृत्रिम डैम के साक्ष्य धोलावीरा से प्राप्त हो चुके हैं। और उससे भी अच्छी चीज एक और बताता हूं आपको, धोलावीरा के पास में एक स्थान है जूनीकरण, जहां से विश्व के प्राचीनतम खेल स्टेडियम के साक्ष्य मिले अपने को जूनीकरण से। सेकंड ग्रेड में छपा हुआ सवाल है, शायद रीट में भी छपा हुआ सवाल होना चाहिए कि विशालतम खेल स्टेडियम के साक्ष्य कहां से मिले, तो जूनीकरण, धोलावीरा, गुजरात से। धोलावीरा इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि धोला का अर्थ होता है सफेद और वीरा शब्द का अर्थ होता है कुएं। ये यूनेस्को के द्वारा भारत की 40वीं सांस्कृतिक पुरावस्तु घोषित किया गया, पूरा शहर इसको घोषित किया गया धोलावीरा को 2021 के अंदर। ठीक है, सुनामी जैसे समुद्री तूफान के साक्ष्य धोलावीरा से भी प्राप्त होते हैं, लोथल से भी अपने को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो दोनों सही है। यहां पे सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का अपने को चुनाव करना। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, क्योंकि ये पूरी सभ्यता ही कैसी थी, व्यापार प्रधान थी। मातृ देवी की ये उपासना करते थे, ये भी सही थे। ये लोग लोहे से परिचित थे क्या? नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे। ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता पूर्णतः व्यापारिक सभ्यता थी, पूर्णतः व्यापारिक सभ्यता। ठीक है, अब यहां जो व्यापारिक सभ्यता की मैं बात कर रहा हूं, ये व्यापारिक सभ्यता की मैं बात करता हूं, तो मुख्य व्यापार किसका होता था? मुख्य व्यापार होता था कृषि आधारित, कृषि आधारित उत्पादों का। यह भी आपको ध्यान रखना। पूरी व्यापार प्रधान सभ्यता थी, लेकिन व्यापार में मुख्यतः
किस पर आधारित उत्पादों का होता था? कृषि आधारित उत्पादों का ही व्यापार है वो सबसे ज्यादा होता था। ठीक है। सिंधु सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहां के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः व्यापार प्रधान थी और व्यापार वस्तु विनिमय के द्वारा होता था, क्योंकि मुद्रा के प्रचलन के साक्ष्य अपने को कहीं नहीं मिले। धातु के सिक्कों का प्रयोग ही नहीं होता था। हड़प्पा समाज मात्र सत्तात्मक था। यह मोहरों पर अंकित चित्र और मातृ देवी की मूर्ति से प्रतीत होता है। नगरों में जल निकास प्रणाली अद्वितीय थी। समकालीन सभ्यताओं में यह विशेषता अपने को देखने को नहीं मिलती है। यह भी अपने को ध्यान रखना। उस प्रश्न का उत्तर क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैंने कहा था ना, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता में क्या समानता थी। तो यहां देखो, वहां आप लोगों ने जल निकास उत्तर दिया था। जल निकास प्रणाली इस सभ्यता की यानी कि सिंधु सभ्यता की अद्वितीय विशेषता है। इसके समकालीन अन्य सभ्यताओं में यह विशेषता देखने को नहीं मिलती है। तो वहां समानता पूछी थी तो वो अन्नागर थे, जो अपने को सुमेरियन सभ्यता में भी मिल रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता में भी मिल रहे हैं और मिस्री सभ्यता में भी मिल रहे हैं। ठीक है। योगेश जी क्या लिख रहे हो? कोई बता नहीं कालीबंगा के अवशेषों के लिए। एक बार वापस लिखो आप क्या लिख रहे हो। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। एक तरफ स्थल दे रखे हैं और यहां से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष दे रखे हैं। ठीक है। मोहनजोदड़ो से घोड़े की मरण मूर्ति मिली है क्या? नहीं मिली है साहब। घोड़े की टेराकोटा के साक्ष्य तो कहां से मिले? घोड़े की टेराकोटा के साक्ष्य तो लोथल से ही प्राप्त हुए। मरण आरा पहिया कहां से मिला? क्या लोथल से मिला? हड़प्पा से घोड़े के जीवाश्म मिले हैं क्या? पिराक से यज्ञवेदी के साक्ष्य अपने को प्राप्त हुए क्या? क्या सर ये कहां से आ गया पिराक? अभी तो आप बता रहे थे लोथल, बता रहे थे क्या अग्निवेदी गांव वाले, कालीबंगा आप बता रहे थे, ये पिराक कहां से लेकर के आगे? देवो दोगे उत्तर दो दोगे। बताओ दोगे उत्तर बताओ। ये प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। ऑप्शन टाइप करने में कोई बात नहीं। घोड़े की टेराकोटा की मैं बात करता हूं। घोड़े की टेराकोटा अपने को कहां से मिली है? लोथल से मिली है। ठीक है। और मृण आरा घोड़े के जीवाश्म अपने को कहां से मिले? तो घोड़े के जीवाश्म मैंने कहा था कि घोड़े के खुर के साक्ष्य मिल गए हैं, मोहनजोदड़ो से अपने को प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है। और उसके बाद में ये जो यज्ञ वेदी है ना, ये यज्ञ वेदी भी अपने को कहां से मिली है? यज्ञ वेदी भी अपने को लोथल से मिली है। ठीक है। और मृण आरा पहिया है, ये कहां से मिल गया? एक पहिए के साक्ष्य है, वो अपने को कहां से मिल गए? हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। ये पिराग वाला थोड़ा गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, कोई बात नहीं, इस ऑप्शन को मैं यहाँ डिलीट कर देता हूं। आपको केवल जो चीज याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि मोहनजोदड़ो से घोड़े के जीवाश्म के साक्ष्य मिले थे। घोड़े के जीवाश्म का अर्थ है कि उसके खुर के साक्ष्य अपने को यहाँ से प्राप्त हो चुके हैं उत्खनन के अंतिम स्तर से। घोड़े की टेराकोटा है, मिट्टी से बनी हुई, ये लोथल से अपने को प्राप्त हुई है। मृणारा पहिया हड़प्पा से मिला है और यज्ञ वेदिकाएं हैं वो कहां से मिली? लोथल से मिली है। ठीक है। हाँ, यहां अगर देखा जाए तो इसको सुधार भी कर सकते हैं अपन। यज्ञ वेदी के अंदर ये हो जाएगा अपने
लोथल को 2 बार रिपीट करना पड़ेगा अपने को, इससे अच्छा है कि अपन यहीं इसको क्लियर कर ले। मोहनजोदड़ो, घोड़े की टेराकोटा, ये देखो गड़बड़ हुई थी ना, ये रही लोथल से मिली है घोड़े की टेराकोटा, और इसके अलावा लोथल से ही क्या मिला है, यज्ञ वेदिकाएं अपने को प्राप्त हुई है। हड़प्पा से मरण आरापैया मिला है, और ये मिला है घोड़े का जीवाश्म यहां से मिला है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया कि हड़प्पीय संस्कृति का विकास है वो सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ है और इसमें पश्चिम का अंतर्वेद नहीं है। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम ये किसने प्रतिपादित किया कि हड़प्पीय संस्कृति का विकास है वो सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ है। सिंधु क्षेत्र में स्वतः ही संस्कृति का विकास हुआ है, पश्चिम का अंतर्वेद नहीं, यानी कि जो पश्चिमी सभ्यताएं हैं, जो पश्चिमी सभ्यताएं हैं उनका इसके विकास में कहीं कोई योगदान नहीं है। ऐसा किस पुरातात्विद ने स्टेटमेंट दिया था, तो ये स्टेटमेंट दिया था सर जॉन मॉर्सल ने। किसने दिया था, सर जॉन मॉर्सल ने। अच्छा प्रश्न है फैक्ट के हिसाब से देखा जाए तो। सर्वप्रथम सर जॉन मॉर्सल ने 1924 में द इलेक्टेड लंदन न्यूज में प्रकाशित लेख में इसे सिंधु सभ्यता कहा था। ये तो क्लियर हो गया आपके, ठीक है, पहले ही पढ़ लिया था। जॉन मॉर्सल की एक पुस्तक भी याद रखना, मोहनजोदड़ो एंड द इंड्स सिविलाइजेशन 1931। मोहनजोदड़ो एंड द इंड्स सिविलाइजेशन 1931 सर जॉन मॉर्सल के द्वारा लिखित पुस्तक है। 1931 में ही मॉर्सल ने अपनी पुस्तक में सुझाव दिया कि भविष्य में अगर सिंधु घाटी से बाहर भी इस सभ्यता के स्थलों को खोजा जाए, खोज होती है, तो भी इसे भारतीय सभ्यता नाम दिया जाना चाहिए। क्या नाम दिया जाना चाहिए, भारतीय सभ्यता इसको नाम दिया जाना चाहिए। ऐसा स्टेटमेंट है वो सर जॉन मॉर्सल के द्वारा दिया गया। तो इनके कहने का मतलब ये कि ये बिल्कुल यहां इनकी सभ्यता स्थानीय सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता बाहरी सभ्यताओं का इसके विकास में किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं है। थोड़ा स्तरीय प्रश्न है। काश्य नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा कहां से प्राप्त हुई है, तो ये क्लियर हो चुका है। काश्य नर्तकी की प्रतिमा कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है काश्य नर्तकी की प्रतिमा। और इस काश्य नर्तकी की प्रतिमा को डांसिंग गर्ल भी नाम दिया गया। इसकी तुलना देवी पार्वती से भी की गई है। किस किसने की है देखिएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त है ये, ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त ये काश्य नर्तकी की प्रतिमा, और लगभग 16 इंच इसकी हाइट बताई जाती है, ठीक है। एवं प्रस्तर की योगी पुजारी की मूर्ति भी यहां से मिली है। काशी की नर्तनरत नारी की मूर्ति जिसे डांसिंग गर्ल भी कहा जाता है, ये 14 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर की नहीं है, 14 सेंटीमीटर के आसपास की बताई गई। हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल पूछा है, पूरा काल नहीं पूछा, इस सभ्यता का उत्कर्ष काल। उत्कर्ष काल का मतलब यह है कि ये वो कालखंड है जिस समय हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे बड़े स्थल है वो अस्तित्व में थे, मुख्यतः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो वो कालखंड कौन सा है कि सर वो कालखंड है 2250 से 1750 ले लीजिए आप, या किताबों में आप पढ़ते हैं, यहां तो ऑप्शन नहीं है, वैसे आप पढ़ते हो 2300 से 1750 तक का काल अवधि भी आप पढ़ते हो, ठीक है। विद्वान और उनके द्वारा निर्धारित तिथियां देखिए। सर्वप्रथम इस सभ्यता का काल निर्धारण है वो सर जॉन मॉर्सल ने किया था, ध्यान रखना। सर्वप्रथम काल निर्धारण, सर्वप्रथम इस सभ्यता का काल निर्धारण है वो किसके द्वारा किया गया था, सर जॉन मॉर्सल ने किया था। 3250 से 2750 ईसा पूर्व इसका काल बताया। उसके बाद अर्नेस्ट मैके बता रहे हैं 2800 से 2500 ईसा पूर्व। एमएस वत्स 3500 से 2700 बता रहे हैं। मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट है वो 2500 से 1500 बता रहे हैं। और एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो क्या कह रही है, 2500 से 1800 बता रहे हैं। स्टुअर्ट पिगट, स्टुअर्ट पिगट याद रखिएगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, क्या हो गया, लाइट चली गई साथियों, थोड़ा खेद है, लाइट चली गई है। तो कल की क्लास में अपन इसको कंटिन्यू कर लेंगे आगे। वैसे भी एक क्लास है वो और होनी है ना। तो यहां आप देख लीजिएगा, ये जो प्रश्न था अपने, इससे आगे अपन कल स्टार्ट करेंगे। अब लाइट तो अपने हाथ की बात नहीं है, कोई बात नहीं, समय भी हो गया, लगभग 2 घंटे की क्लास हो गई होगी अपने, ठीक है। तो मिलते हैं कल अपन वापस इसी सिंधु सभ्यता को डिटेल से आगे कंटिन्यू करते हैं। और कोई आपकी समस्या हो, कोई प्रश्न हो तो मुझे आप बेझिझक बता देना है, ठीक है। धन्यवाद।